नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो 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 हेलो, हाय एवरीबॉडी, नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा एक बारी मुझे बता देना, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सबसे पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बहुत बहुत गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ऑल गुड। अगर ऑडियो वीडियो है तो एक बारी थम्स अप दे देना। वो वाला प्ले क्यों नहीं हो रहा? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी है थर्ड क्लास बेटा, सेशन की थर्ड क्लास, और आज है हमारा डेट 15th of April 2024। 15th of April 2024 है आज का दिनांक, और मैं आप लोगों का बेटा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्ले क्यों नहीं हो रहा? तब तक मुझे फोन दे दे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बेटा एक्चुअली थोड़ा सा हम वहां पे स्क्रीन पे ना चैट्स प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बहुत शानदार। बेटा रिवाइज करके आए हो जो पिछली क्लास में पढ़ा था? आज हमें एपिथेलियल पार्ट 2 करना है। आई एम श्योर आप लोग बेटा लास्ट क्लास का रिवीजन करके आए होंगे, गंदे बच्चे नहीं बने होंगे, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करके आए होंगे। और जैसा कि बेटा हम हमेशा करते हैं, और आप लोग के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, आज वैसे एपिथेलियल टिश्यू पार्ट 2 करना है हमें, दूसरा हिस्सा करना है हमें। और बिल्कुल बेटा आराम आराम से चलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चलाएंगे हमारी समाप्ति एक्सप्रेस, जिसको जनता का भरपूर प्यार मिलता है, चाहे लक्ष्य का बच्चा हो, चाहे अर्जुना का बच्चा हो, चाहे यकीन का बच्चा हो। हम क्विक रिवीजन करेंगे बेटा सबसे पहले, बिना टाइम वेस्ट किए लास्ट क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे, और फिर बेटा हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स जो थे उसके आधार पर मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वैसे मैंने कई सारे डाउट्स आप लोगों के लिए हैं, और हमारे कई सारे एसएमईज ने भी बेटा आप लोगों के डाउट्स लिए हैं, तो आई एम श्योर वो क्लियर होते हुए जा रहे हैं समय के साथ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बेटा, जो टॉपिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कई सारे बेटा ऐसे बच्चे हैं जो आगे आगे के टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करो। देखो एसएमईज आपको आंसर तो दे देंगे, बट जो टॉपिक बेटा अभी तक क्लास में कवर नहीं हुए हैं उनके डाउट्स मत पूछो। अभी जो आप स्लाइड्स देख रहे हो बेटा उसके अकॉर्डिंग आप डाउट्स पूछो, ठीक है? तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें क्लास में ही मैक्सिमम चीजें याद हो गई। तो मैं बाकी भी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बेटा ज्यादातर बच्चों को क्लास में चीजें याद हो जाती है, तो आपको भी इतने अटेंशन के साथ में क्लास में बैठना है कि आप क्लास में क्लास का कंटेंट याद कर लो, ठीक है? तो एक बारी आप बेटा थोड़ा अपने आप को एनालाइज करना, एक बारी बेटा थोड़ा सा एनालाइज करना कि आपको कितना याद है पिछली क्लास का। मैं फटाफट से आपको रिवाइज कराऊंगी, तो आप ना नोटबुक को एक बारी बंद कर लो सारे बच्चे, ठीक है? सारे बच्चे एक बारी नोटबुक को बंद कर लो, और एक बारी बस मैम की बातें सुनो। क्विक रिवीजन जो हम करेंगे, आप एक बारी मैम की बातें सुन के एक बारी याद करने की कोशिश करो कि आप लोगों को कितना याद आ रहा है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है? कई सारे नए बच्चे मैं देख रही हूं, तो नए बच्चे कह रहे हैं कि मैम प्लीज पिछले 2 क्लास का वापस से पढ़ा दो। बेटा बाकी इतने सारे हजारों बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, आप पिछली 2 क्लासेस को देख के आओ और फिर आप आज की क्लास अटेंड करो। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स बेटा अपलोडेड है, आप पहले उससे देख लो, ठीक है? चलिए जी क्विक रिवीजन करते हैं, समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। हमने पिछली क्लास में बेटा पढ़ा था 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं मैम बॉडी के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और हमने कहा था बेटा कि ये सारी जो टिश्यूज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। और सिमिलर का मतलब बेटा सेम सेम नहीं होता। ये एक बच्चे का डाउट आया था, मैंने बोला भी था, जैसे सिमिलर का बेटा ये जैसा आप और मैं भी सिमिलर है, क्योंकि आप मेरे पास भी 2 हाथ, आपके पास भी 2 हाथ, पर हम फिर भी कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट एग्जैक्टली सेम थोड़ी ही है। तो उसके सेल्स जो है मोर और लेस, जो एक टिश्यू को बनाते हैं उसके सेल मोर और लेस एक जैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं, जिनसे मिलकर टिश्यू बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग, प्रोटेक्शन एंड लाइनिंग का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू आपको सपोर्ट देता है, लिंकेज प्रोवाइड करता है। जैसे ब्लड है, लिंक कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को। सपोर्ट के लिए कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है? बोन्स एंड बेटा कार्टिलेज, जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती है।
फिर हमने बात की मसल्स की, मस्कुलर टिश्यू की, जिसका काम होता है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और मूवमेंट का मतलब मैंने कहा था कि मैं ये जो हैंड्स की बेटा मूवमेंट्स कर रही हूं, इससे मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं जिस जगह पे हूं वहीं पे मैं ऐसे ऐसे कर रही हूं, तो ये मैं मूवमेंट कर रही हूं। बेटा ऐसी कोई भी मूवमेंट करूं जिससे कि मेरी पोजीशन भी चेंज हो जाए, वो लोकोमोशन है। और ये किसकी मदद से होती है बेटा? ये होती है आपके मस्कुलर टिश्यू की वजह से। और न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो होती है उसकी मदद से बेटा आप क्या कर पाते हैं? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं बोल रही हूं, आप समझ रहे हैं, आप सुनते भी जा रहे हैं, आप लिखते भी जा रहे हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टी इतनी बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है क्योंकि आपके पास है न्यूरल टिश्यू। फिर मैंने कहा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले तो फिर हमने एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। हमने एपिथेलियम के बारे में कहा भैया ये एक ऐसा टिश्यू है विच ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू, ये किसी और टिश्यू के ऊपर हमेशा रेस्ट कर रहा होता है। और भैया इसको जरूरत होती है किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट करने की। आपको अगर याद आ रहा हो तो बेटा मैंने कहा था अगर आप इस एपिथेलियम वर्ड को डिवाइड करोगे, तोड़ोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट, एपी का मतलब होता है अपॉन, ये हमेशा किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। और मैंने आपसे कहा था डायरेक्टली रेस्ट नहीं करता है। अगर आप इसे एपिथेलियल के सेल्स मानो और इसका न्यूक्लियस है, तो मैंने कहा था बेटा ये एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये सबसे पहले तो एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स की नहीं बनी, बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की बनी है। और ये नॉन सेल्यूलर सब्सटेंसेस के ऊपर बेटा, जिसे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हो, कई बच्चों ने मेरा डेमो लेक्चर देखा था और उसमें मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 हिस्से बताए थे, फाइब्रस लेमिना, रेटिकुलर लेमिना, बेसल लेमिना। तो बच्चे पूछ रहे थे डाउट्स में, मैंने बच्चों को ये कहा भी कि बेटा वो एक्स्ट्रा मैंने बताया है और हमें अपने कंटेंट को जैसे आपका रीसेंट पैटर्न है बेटा उसके बेसिस के अकॉर्डिंग हमें भी मॉडिफाई करना पड़ता है। वो अतिरिक्त ज्ञान था, तो मैंने इसीलिए आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 हिस्से नहीं बताए, ठीक है ना। सिर्फ बेसमेंट याद रखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस है जिसके ऊपर आपकी एपिथेलियम रेस्ट कर रही होती है। और बेटा इसके नीचे इसको सपोर्ट देने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा इसका क्या काम था अगर आपको याद आ रहा हो? ये कनेक्टिव टिश्यू जो होती है हाईली वैस्कुलर होती है। मैंने कहा था ना वो सेफ्टी पिन वाला एक्सपेरिमेंट कभी किया है आपने? सेफ्टी पिन डाल के अगर अपने एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज किया और कहते थे मेरा सेफ्टी पिन नहीं गिर रहा है, तो आपने अगर अपने एपिथेलियम को डैमेज किया है ना, तो एपिथेलियम के पास ए वैस्कुलर, ए मतलब एब्सेंस ऑफ ब्लड वेजल्स उसके पास नहीं होते। अब भैया ब्लड वेजल्स का काम अगर बेटा आप देखोगे, क्यों नहीं चल रहा ब्लड, एक बार कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है। ब्लड वेजल्स का क्या काम होता है बच्चों? ब्लड वेजल्स, खून में बेटा क्या है? खून में तेरी मिट्टी नहीं है बेटा, खून में तेरे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन्हीं के थ्रू बेटा तेरे टिश्यूज को, तेरे सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो जिंदा रहते हैं बेटा। लेकिन अगर एपिथेलियम के पास, और बेटा बेचारी एपिथेलियम के अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इतने टाइट पैक होते हैं ना, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन्स में लोग एकदम भरे पड़े होते हैं, वैसे ही बेटा एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो सेल के बीच में स्पेस जो थी, इंटरसेल्यूलर स्पेस, बिटवीन द सेल जो स्पेस थी बेटा, इंटर मतलब था बिटवीन, सेल्यूलर मतलब था सेल्स, उसके बीच की जो स्पेस थी बेटा वो बड़ी ही कम थी। और वो कम होने के कारण बेटा ब्लड वेजल्स इसके थ्रू जा ही नहीं पाती, उसको जगह ही नहीं मिलती। तो ए वैस्कुलर थी, तो मैम उसके पास तो ब्लड वेजल्स नहीं थी, बट क्योंकि मैम नीचे एकदम हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो कनेक्टिव टिश्यू के पास खूब सारे ब्लड वेजल्स है। उसके ब्लड वेजल्स में जो ब्लड बह रहा है मैम, उस ब्लड से जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है मैम, वो सारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए एपिथेलियम के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन ने बिचौले जैसा काम किया, मतलब वो बीच में है। जो भी चीजें कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियम में जा रही है उसे बेसमेंट से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसीलिए मैट्रिक्स भी उसमें कम होता है। ये रिवाइज हो गया बेटा, बट रीजनरेट जबरदस्त तरीके से कर सकती है आपकी एपिथेलियम। सारे टिश्यूज में अगर आप देखोगे ना बेटा, वेरी गुड, हाईएस्ट पुनीत, हाईएस्ट रीजनरेशन एबिलिटी होती है आपके एपिथेलियल टिश्यू के पास। मैंने कहा कि बेटा अगर तुम अपने एपिथेलियल टिश्यू को ध्यान से देखो, मैंने कवरिंग और लाइनिंग में भी तुम्हें अंतर बताया था कि जब भी तुम
कवरिंग बोलते हो ना कि कोई किसी चीज को कवर कर रहा है, तो कवरिंग करने का मतलब होता है जैसे ये पेन को बेटा जो भी तुम्हारे सामने है ना बेटा, बेसमेंट का क्या काम होता है सिम्मी बेटा, बेसमेंट का काम होता है सपोर्ट देना, बेसमेंट का काम होता है बेटा सपोर्ट देना। अगर तुम अपने एपिथेलियल सेल्स को देखो ना बेटा, तो एपिथेलियल सेल्स अगर किसी, जैसे ये पेन है, पेन के ऊपर अगर मैंने एपिथेलियल टिश्यू लगा दिया तो उसने पेन को कवर किया, उसने पेन को कवर किया। लेकिन अगर मैंने पेन को अंदर से एपिथेलियम लगाया होता तो वो होती उसकी लाइनिंग। मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, जैसे ये ट्यूब है, अगर मैंने एपिथेलियम को ऐसे लगाया है तो ये इस ट्यूब की कवरिंग कहलाएगी। लेकिन बेटा अगर मैंने एपिथेलियम को क्या किया, अंदर की तरफ से बेटा लगाया हुआ है, तो ये उसकी लाइनिंग कहलाएगी। कवरिंग और लाइनिंग में अंतर होता है, ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट प्यारे बच्चों। मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा, ये रिवीजन चल रहा है पिछली क्लास का, हमने ये भी कहा था, और ये एक बच्चे ने डाउट में भी पूछा था और बिल्कुल सही लिखा था उस बच्चे ने, ये बेटा एपिथेलियल सेल जो है ना, ये सेल का ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एपिकल सरफेस। तो एक बच्चा कह रहा था मैम इसे एपिकल भी बोल सकते हैं, एपेक्स वाला हिस्सा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, एपेक्स का मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है। एनसीईआरटी ये भी कहती है ये फ्री सरफेस है, या तो एपिकल सरफेस बोल लो, या तो फ्री सरफेस बोल लो, या फिर एपेक्स वाला सरफेस बोल लो। और नीचे की तरफ जो सेल का हिस्सा है वो बेस वाला हिस्सा है या बेसल सरफेस है। मैम जो एपिकल सरफेस होता है ना सेल का, हो सकता है कि वो एज इट इज जैसा आपने डायग्राम में बनाया है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा हो, लेकिन मैम ये एपिकल सरफेस या फ्री सरफेस जो है, मैम वेरी गुड बेटा, शानदार आंसर दे रहे हो बेटा। अगर आपका एपिकल सरफेस या आप फ्री सरफेस देखोगे, ये भी एनसीईआरटी कहती है ना, ये या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही होती है या तो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही होती है। फ्री सरफेस क्यों कहा, एक बच्चे ने कहा फ्री सरफेस क्यों कहा मैम, क्योंकि बेटा ये फ्री है, ये बेस से चिपकी नहीं हुई है ना, तो फ्री है भाई। बेस वाली जो है वो बेस से चिपकी हुई है तो वो फ्री नहीं है, ऊपर वाली फ्री है, इसलिए उसे फ्री सरफेस बोल सकते हैं। इसमें मैम मॉडिफिकेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता बट हो भी सकता है। दो तरीके की मॉडिफिकेशन मैंने बताई थी। मैंने कहा था बेटा या तो इसकी सेल की जो देखो सेल है, तो सेल का ये जो कवर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल का, तो मैं कह रही हूं यार सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अगर फोल्ड हो जाए बेटा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसे फोल्ड हो जाए तो उसे कहते हैं माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इससे बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। आप खुद सोच के देखो ना, पहले सेल ऐसा था चिपका हुआ और अब आपने उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड करके कर दिया है, आपने कितना सारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। और ये ऐसी जगहों पर होता है जहां ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है ना, ये उन जगहों पर बहुत फायदा करता है। लेकिन मैम इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन हो सकती है, और वो मॉडिफिकेशन हो सकती है हेयर लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है सीलिया। सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सीलिया किसी भी चीज को मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो कई बार एपिकल सरफेस या फ्री सरफेस पर सीलिया हो सकती है, कई बार एपिकल सरफेस या फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकती है, जिसे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी कहते हैं। जरूरी नहीं है होगी, पर हो भी सकती है। फिर मैंने कहा कि बेटा एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। ये आपने सिंपल एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन करी थी, उससे पहले मैंने कहा था एपिथेलियम भी 2 प्रकार की होती है। अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो जैसे ये वाली है तो वो सिंपल एपिथेलियम होती है, लेकिन बेटा अगर मल्टी लेयर्ड हो, याद आ रहा है, अगर मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम हो मैम, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, ऐसी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम बन गई तो मैम क्या बन जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम बन जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम का काम आपको प्रोटेक्ट करना होता है, सपोर्ट देना ज्यादा होता है, rather than सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम कहते हैं कि जो मल्टी लेयर है ना उसका काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में कम है मैम, प्रोटेक्शन देने में ज्यादा है। लेकिन जो सिंपल एपिथेलियम है मैम वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, पतली है ना यार, तो वो यूजुअली आपको सिक्रीशन में, डिफ्यूजन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। देखो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता था सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, आज हम उस चीज को भी क्लियर करेंगे। एक बच्चे ने डाउट में पूछा था मैम डक्ट और ग्लैंड के बीच में क्या अंतर होता है। वैसे तो मैंने बच्चे को आंसर दे दिया है, बट मैं तुम्हें क्लास में भी ये चीज बताऊंगी। और इसी प्रकार से बेटा हम कर चुके हैं पिछली क्लास का क्विक रिवीजन। ये रिवीजन जो भी बच्चे लाइटली लेते हैं ना, मैं अभी तो आप स्टार्टिंग में क्लास में आए हो, आपको बाद में मैम की बातें रियलाइज होगी कि मैम ऐसे क्यों कहती थी जब आप लक्ष्य में आ जाओगे।
तो ये जो रिवीजन वाला टाइम होता है ना बेटा 10 मिनट या 15 मिनट्स डिपेंडिंग, ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें क्लास के कुछ बच्चे टाइम पास करते हैं कि मैम रिवीजन ही तो करा रही है, नया टॉपिक तो पढ़ा नहीं रही है, तो उसे वेस्ट करते हैं, और कुछ बच्चे इसे सिंसियरली बेटा रिवाइज करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये 10 से 15 मिनट्स का टाइम आपको आगे अपने सेशन में आपको कितना ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको ये बाद में रियलाइज होगा कि वो जो हम रिवीजन करते थे ना मैम, उससे हमारे को इतना फायदा हुआ, ये एंड में समझ में आता है। तो मैं बार बार बोलती हूँ टाइम वेस्ट मत करना बेटा। ये रिवाइज मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे को याद हो जाए, मेरे को तो याद ही है, ये तुम्हें बेटा फायदा करे कि नया क्लास में ज्वाइन करूं उससे पहले मैं पिछली क्लास का एक बार रिवाइज कर लेता हूं। ये आप लोगों के लिए है, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, यूटिलाइज करना, ठीक है। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। बेटा एक बारी थम्स अप दे दो तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं। थम्स अप दे दो तो हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। हमने पिछली क्लास में बेटा क्या किया था? हमने पिछली क्लास में किया था कि मैम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, मतलब कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैम हमने सिंपल एपिथेलियम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्यों कहा? जैसे बेटा अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी क्लास में बच्चों को डिवाइड करना चाहती हूं, पर बेटा डिवाइड करने के लिए, और बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, लिखते तो हम सब कुछ बोर्ड पे हैं, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट जिसके चिपक जाए ना बेटा, यहां दिमाग के अंदर फिट हो जाए, वो बच्चा सबसे आगे निकलता है। तो यहां ध्यान देना, मैं लिखवाऊंगी सारी चीजें। मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर आप एपिथेलियम को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हारी क्लास के बच्चों को क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई कर सकती हूँ। हो सकता है सबसे फेवरेट जो क्लासिफिकेशन होती है वो टीचर यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। मैं मार्क्स के बेसिस पर तुम्हारी क्लास को बेटा क्लासिफाई कर सकती हूँ। सपोज मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया 720 नंबर का, मैं कह रही हूँ बिलो 200 वाले बच्चे एक कैटेगरी में आ जाओ, 200 से लेके 500 वाले बच्चे एक कैटेगरी में आ जाओ, 500 से 700 प्लस जिनके मार्क्स आए हैं वो एक कैटेगरी में आ जाओ। तो मैंने तुम्हें क्लासिफाई करने के लिए कौन सा चीज यूज किया, कौन सा कैरेक्टर यूज किया? मार्क्स। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आई डिवाइडेड माई अर्जुनाज इनटू 3 कैटेगरीज। इन द सेम वे मैं ऐसे भी क्लासिफाई कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मैं अपने अर्जुनास को क्लासिफाई कर सकती हूँ। आप समझ रहे हो, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके मैं आपको क्लासिफाई कर सकती हूँ। वैसे ही आप एपिथेलियम को हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकती हूँ। स्नेहा बिल्कुल सही, हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकती हूँ। वैसे मैं अपने एपिथेलियम को ना क्या कर रही हूँ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी शक्लें कैसी दिख रही है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, अभी आप देखोगे उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप उसे क्लासिफाई करते हो। तो आपने 3 टाइप लिखे हैं सिंपल एपिथेलियम में, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। आपने 3 नाम लिखे हुए हैं। देखो सारे सिंपल एपिथेलियम है। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर होगी मैम, सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। तो हम सबसे पहले वो वाली एपिथेलियम करेंगे जो सब, वैसे तो सारी बहुत इजी है बेटा ऑनेस्टली, लेकिन हम सबसे पहले वो एपिथेलियम कर रहे हैं जिनमें ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, जिसके ज्यादा कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती। यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेटा नंबर 1 सिंपल एपिथेलियम। आई होप आप लोग क्लास में बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाते होंगे। आप में से कई बच्चे तो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, कई लड़कों की मैंने नोट्स देखे हैं, इतने अच्छे नोट्स बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटा नोट्स बनाने से आप टॉप कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको क्लास में क्लास के नोट्स बनाने हैं, बस ये कहने वाली बात है। सुंदर बने ना बने, आप अपने हिसाब से बेटा एटलीस्ट ऐसा बनाओ कि बाद में जब आप इसे रीड करो तो रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि अपने नोट समझ नहीं आ रहे हैं, उतना बना लो, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो बेटा जब मैं सिंपल एपिथेलियम बोल रही हूँ तो मैम एक बात तो हमारी बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं सिंपल एपिथेलियम बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैम सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे इसमें, मल्टी लेयर नहीं है मैम, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे इसमें, राइट? यस यस। अब देखो बेटा जब मैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, आपको 2-3 प्रॉपर्टीज तो बेटा डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी, 2-3 प्रॉपर्टी तो डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी। जब मैं इस एपिथेलियम को ऑब्जर्व करती हूँ ना बेटा, मैं साइड में डायग्राम बना रही हूँ और लेफ्ट में मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगी। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसका सपोर्ट होता है आपका। अगर आप
इस एपिथेलियम को देखोगे ना बेटा, साइड से देख रहे हो आप, एपिथेलियम को साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ना, ये देखो बेटा, जैसे ही एपिथेलियम को तुम अगर देखोगे ना, ये थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश की है। अगर तुम साइड से देखोगे तो ये येलो वाला नजर आएगा, और अगर तुम एपिथेलियम को ऊपर से देखोगे तो ये पिंक वाला नजर आएगा। वैसे ही बेटा अगर तुम इस क्यूबॉइडल जैसे बनाए हुए ना, साइड से अगर इसको देख रहे हो तो आपको ये वाला नजर आएगा, अगर ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये पिंक वाला नजर आएगा। आपको मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? पहले आप मुझे बताइए। आपको बेटा देखो दिमाग लगाना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, थोड़ा सा ना बेटा डॉक्टर्स जैसा सोचो यार, ठीक है? ये नहीं कि ऐसे ही बेटा देखो। अब कुछ बेटा ऐसे बच्चे आते, देखो वैष्णवी कह रही है मैम इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। बेटा फर्स्ट क्लास अटेंड करके आओ बेटा प्लीज। जैसे अगर मैं बेटा इस ग्लास को साइड से ऑब्जर्व करूं तो ग्लास मुझे ऐसा नजर आ रहा है, बट अगर इसी चीज को बेटा अगर मैं कहूं कि बेटा ग्लास को ऊपर से देखो, ऊपर से कैसा नजर आ रहा है, तो अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे ग्लास ऐसा गोल नजर आएगा। सबको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मैं ग्लास को साइड से देखूं तो मेरी ग्लास ऐसी नजर आ रही है, कंसेप्ट समझना है बेटा। अगर मैं साइड से देखूं तो ग्लास ऐसी नजर आ रही है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मेरे को ऐसा गोल नजर आ रहा है। वैसे ही बेटा मेरे को एपिथेलियम को साइड से अगर ऑब्जर्व करना है तो साइड से अगर मैं ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे एपिथेलियम सारी कैसी नजर आएगी। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ, मेरे को अगर एपिथेलियम को देखना है बेटा तो एपिथेलियम जो सिंपल वाली होती है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस की जो सेल्स होती है, आप देखो मैं येलो कलर से बना रही हूं, बिल्कुल चपटी सेल्स है, बिल्कुल चपटी। मेरे साथ साथ में बना सकते हो बेटा, ठीक है? बिल्कुल इजी वाला ही पार्ट है। साइड से अगर आप देखोगे बेटा बिल्कुल चपटी सेल्स होती है, बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती है, और इसका न्यूक्लियस भी ऐसा लगता है किसी ने न्यूक्लियस को पिचका दिया है, इतनी फ्लैट न्यूक्लियाई। तो आप देखो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमने जो बनाया है मैम, ये बनाया हमने इनकी सेल्स को, ये बनाया हमने मैम सेल्स को, और ये मैम हमने बनाया है इसकी येलो कलर की अंदर से न्यूक्लियस को। ऑफ कोर्स अभी तक तो आप सब बेटा जान चुके हैं कि ये किसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है बेटा, बेसमेंट, और सिंगल लेयर मैंने बनाई है क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम है। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि अगर मैं कहूं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की प्रॉपर्टीज, तो मैं कहूंगी सेल्स आर फ्लैट, सेल्स बिल्कुल फ्लैट होती है, न्यूक्लियस इज फ्लैट, न्यूक्लियस भी फ्लैट होती है, चपटी, ठीक है? फ्लैट एंड राउंड, राउंड मत लिखो, सेल्स न्यूक्लियस इज फ्लैट, राउंड तो क्यूबॉइडल की, फ्लैट एंड लोकेटेड इन सेंटर, लोकेशन लिखो, सेंटर पर लोकेटेड है बेटा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड इन सेंटर। आगे आप एपिथेलियम में देखेंगे कि कई सारे एपिथेलियम ऐसे होते हैं जिनकी न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं होती। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की न्यूक्लियस चपटी है बट सेंटर पर लोकेटेड है, सेल के सेंटर पर लोकेटेड है। अगर तुम जैसे बेटा तुम साइड व्यू देख रहे हो, अगर मैं कहूं कि बेटा ये जो फिगर है, इस फिगर में तुम क्या देख रहे हो, इस फिगर में तुम साइड व्यू देख रहे हो, साइड व्यू देख रहे हो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। आप साइड व्यू देख रहे हो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए स्पेसिफिकली अगर आप बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम को स्पेसिफिकली, बाकियों के लिए टॉप व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को बेटा ऊपर से ऑब्जर्व करोगे ना तो कुछ ऐसी नजर आएगी। आप एनसीईआरटी में भी देख पाओगे और मैं आपको वैसे दिखा रही हूं, आपको कुछ ऐसी नजर आएगी टॉप से, क्योंकि एनसीईआरटी ने इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो आप बिना इसके टॉप व्यू ऊपर से अगर आप इसको नहीं बनाओगे कि ये कैसी दिखती है तो आपको वो लाइन नहीं समझ में आएगी जो एनसीईआरटी कहती है, ठीक है? ये देखो मैम ऐसी दिख रही है मैम, इनका जो टॉप व्यू है मैम वो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसमें मैं लिखूंगी फिगर, फिगर की लेबलिंग क्या है मैम, जैसे ये साइड व्यू था, ये था टॉप व्यू। आप ये टॉप व्यू देख रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है
मैम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में जो सेल्स होती है ना, जो सेल्स होती है, अरे भाई, सेल्स विद इरेग्युलर बाउंड्रीज, आप देखो इनकी बाउंड्रीज बिल्कुल भी बेटा डिफाइंड नहीं है, ऐसा लग रहा है रैंडम बाउंड्री है सेल की, बिल्कुल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। जैसे अगर आप, वेरी गुड बेटा अबीर, वेरी गुड शौर्या, वेरी गुड अरिजीत, सागर, अनुष्का, मंटू, वेरी वेरी गुड बेटा। अगर आप सेल्स को ऊपर से देखोगे ना बेटा, अगर आप सेल को ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा यार सेल की बाउंड्रीज देखो, बाउंड्री मतलब बाहर का जो हिस्सा है, उसकी जो बाहर का सरफेस है डिफाइंड नहीं है, आड़ा तिरछा मिर्छा, इरेग्युलर, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बड़ी ही इरेग्युलर बाउंड्रीज होती हैं। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है बट वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इसीलिए आप नहीं लिखोगे, ठीक है। इस इरेग्युलर बाउंड्री के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये दिया हुआ है कि सेल्स की इरेग्युलर बाउंड्री होती है, वो मैं क्या लिखूंगी बेटा, पॉइंट में लिख दूंगी। एक और बात बताती हूँ, ये सेल्स इतनी चपटी होती है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी टाइल्स है ना बेटा फ्लोर पे, फ्लोर बेटा अगर आप अपने घरों की देखो तो फ्लोर ऐसा ऊंचा ऊंचा बेटा टाइल्स होती है क्या, एक बार खुद देखो ना यार, है ना। पेवमेंट नहीं बोलते बेटा, पेवमेंट इस बात के लिए बोलते हैं, इरेग्युलर बाउंड्री की वजह से नहीं बोलते, ठीक है। अगर तुम अपनी टाइल्स को देखो कितनी चपटी है ना बेटा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइल्स ऐसी उठी उठी है मैम, उठी उठी है बेटा, नहीं ना, आपकी जो टाइल्स होती है कैसी चपटी टाइल्स है, तो बिल्कुल जैसे टाइल्स ऑन द फ्लोर आपकी दिखती है, स्क्वामस एपिथेलियम अपीयर्स जस्ट लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, और इसीलिए उसका नाम पड़ता है पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट का मतलब होता है फ्लोर जैसा आपका दिख रहा है ना, बिल्कुल फ्लैट, वैसा ही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट क्यों बोला, बिकॉज इट इज वेरी फ्लैट, बिल्कुल टाइल्स ऑन द फ्लोर जैसे, इसीलिए पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, राइट। यस एवरीबॉडी, तो पहले तो हम लिखेंगे सेल्स आर विद, cells are with irregular boundaries, irregular boundaries, cells are with irregular boundaries। और जो मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, yes, cells are so flat, cells are so flat that it appears like tiles on the floor, it appears like tiles on the floor, और because ये tiles on the floor की तरह appear करती है, hence it is also known as pavement epithelium. Hence it is also known as pavement epithelium. Pavement epithelium. Dun 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 dun. Dun 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 dun. हाँ या ना? देखो बेटा, वैसे तो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप तो ऑफ कोर्स सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ ही रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बेटा मैं आपको PYQs कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप देखोगे कि बेटा इसमें से जो एपिथेलियम में से क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, वो क्वेश्चन आता है यूजुअली एग्जाम्पल से। और आप आगे आने वाले, यहाँ पे तो बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हर एपिथेलियम के नहीं दिए हुए, लेकिन आप आगे आने वाले चैप्टर्स में बेटा पढ़ोगे तो वहां पे आप एपिथेलियम और भी ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा एक टॉपिक है जो आपने चाहे कितनी भी प्रॉपर्टीज आपने एपिथेलियम की पढ़ ली हो, बट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बोलेंगे alveoli epithelium appears like tiles on the floor, true or false। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि मैम जो alveoli है वो है क्या और उसमें कौन सी एपिथेलियम है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो टेसेलेट ये पेवमेंट दिखती भी है या नहीं। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऑलवेज रिमेंबर
एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हर एक एपिथेलियम में एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने कहा कि इसका फंक्शन क्या है मैम, इस एपिथेलियम का स्पेसिफिकली क्या फंक्शन है। एक बच्चा कह रहा है मैम ये सिंपल एपिथेलियम है क्या? बेटा सिलेक्ट होना है नीट में, बिल्कुल। फिर गुस्सा आएगा मैम को, फिर कहोगे कि मैम ऐसे क्यों डांट रहे हो, गुस्सा आएगा कि नहीं, ये क्या पढ़ रहे हो कि नहीं, ध्यान किधर है, यहां पढ़ यहां रहे हो, दिमाग कहीं और है, या सिर्फ स्पैमिंग करने के लिए आए हो? पढ़ लिख लो, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि तुम तो बेटा 2-4 दिनों के लिए आओगे स्पैम करने के लिए, फिर तुम वेट करोगे 2.0 आए, फिर तुम वेट करोगे 3.0 आए, फिर तुम वेट करोगे 4.0 आए, पर कहीं पे भी ध्यान से नहीं पढ़ोगे। क्या लिखा है, ये सिंपल एपिथेलियम लिखा है या नहीं? एक सिंगल लेयर की एपिथेलियम है बेटा, ये इतनी पतली होती है यार, ये इतनी पतली होती है कि ये बहुत अच्छी डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, ये बहुत अच्छी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन बनाती है। मतलब अगर कोई भी ऐसी जगह है जहां से किसी चीज को डिफ्यूज होना है, मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजों का मूव करना, तो जितनी पतली लेयर की कोई भी एपिथेलियम होगी बेटा, उतनी आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा। आप सोच के देखो, अगर कोई डिफ्यूजन बाउंड्री जहां से मुझे चीजों को डिफ्यूज कराना है, अगर बेटा ऐप इज नॉट वर्किंग, कई बच्चे कह रहे हैं सर्वर इशू, मैं एक बारी पूछ लेती हूँ, चलो अभी मैंने देखा बेटा, एक बारी मैं चेक करा लेती हूँ, मैं चेक करा लेती हूँ, एक सेकंड दे दो। बच्चे कह रहे हैं ऐप इज नॉट वर्किंग, तो क्लास कैसे चलेगी फिर? तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं तो यार ऐसे तो बच्चों का नुकसान है, ऐसे तो नहीं पढ़ा सकती मैं, आधे बच्चों को पढ़ा रही हूँ आधे बच्चों को नहीं पढ़ा रही। बेटा एक सेकंड दो, कुछ बच्चों का चल रहा है कुछ बच्चों का नहीं चल रहा है, मैं एक बारी बेटा इस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हाँ जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, क्योंकि सबकी क्लास चलनी चाहिए, तो कई बच्चों का सर्वर, ये कब से चल रहा है? राहुल ये बच्चों का क्लास चल नहीं रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर्वर इशू आ रहा है, ऐप इशू आ रहा है, तो इस बच्चों को क्या बोलना है जिनका ऐप नहीं चल रहा है, वो क्या कर सकते हैं जिससे उनकी क्लास, तो फिर क्या करें? ठीक है, तो अगर क्लास कंटिन्यू होती है तो 10-15 मिनट बाद फिर बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बेटा कई बच्चों की क्लास चल नहीं रही है, ठीक है, तो मेरे को बेटा बिकॉज फॉर मी, मेरे को तो सारे बच्चों की क्लास लेनी है ना, तो बहुत सारे बच्चों की अभी क्लास चल नहीं रही है, तो क्या आप मुझे 10 मिनट्स देंगे? बेटा सब सब पढ़ने के लिए आए हैं और मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे का नुकसान हो। कैन यू गिव मी 10 मिनट्स? बेटा मैंने अपने बैच मैनेजर को इन्फॉर्म किया है कि हम क्लास को थोड़ा देखते हैं, ऐप हमारा थोड़ा सा डाउन चल रहा है बेटा, ऐप हमारा थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो एक बारी ऐप सही हो जाए, है ना, ऐप सही हो जाए तो सारे बच्चे एक बारी कर लेंगे, थोड़ा सर्वर डाउन है। अगर बेटा हम क्लास को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, एक बारी आप लोग नोटिफिकेशन सेक्शन जरूर देख लेना, ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। चल गया क्या? चल गया, थैंक गॉड। एक बारी चलाओ, राहुल कह तो रहा है चल गया है, राहुल का भी फोन आ रहा है, हेलो, आ गया ना, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा बेटा एक बारी अभी सारे बच्चे रिफ्रेश करके या लॉग आउट करके लॉग इन करो, आई थिंक वापस से चलने लग गया है बेटा। जस्ट एक बारी आप लोग क्या करो, ऐप को क्लोज करो और वापस से एक बारी बेटा ऐप के अंदर आओ, मैं भी एक बारी अपने एंड से चेक कर रही हूं, ठीक है।
नाउ डन। हाँ, कैसे पता चल रहा है वो वाला, वो कहाँ है? अब चलने लग गया ना? अब चल रहा है। अभी बेटा एक बारी मुझे थम्स अप दे दो, आई थिंक अभी चल रहा है। ठीक है, मैं वापस से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है ना वापस से बता देती हूँ एक बारी। वैसे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशन आप लोगों के लिए अपलोड भी हो जाएगा, अगर किसी को फिर से धीरे धीरे करके सुनना है तो आप वापस से देख सकते हो। बट मैं एक बारी वापस बेटा क्या कर देती हूँ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को एक बारी फटाफट से बता देती हूँ। ठीक है, यस, एवरीथिंग ऑल राइट? कोई बात नहीं बेटा, तुम लोड मत लो। अच्छा मेरी एक बात सुनोगे, मेरी एक बात सुनोगे? ऐप कभी कभार डाउन हो जाता है बेटा, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार डाउनलोड बोल रही हूँ बेटा, कभी कभार ऐसा हो जाता है बिकॉज आप लोग इतने बच्चे पढ़ रहे होते हो ना साथ में, तो कई बार वो आप लोगों का इतना लोड नहीं ले पाता, कई बार ऐसा हो सकता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ स्पेशली क्योंकि बड़े बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, मैम हमारे टाइम वेस्ट हो गया, मैम हमारे 15 मिनट वेस्ट हो गए। बेटा ऐसे छोटी छोटी दिक्कतें बहुत सारी आएंगी आपके लाइफ में, आप इतना जल्दी क्या, इतनी जल्दी डर जाओगे, इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे क्या? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है यार, इसको टैकल करना सीखो। कोई बात नहीं, मैम वापस से ये वाली सारी चीजें जो बताई है वो वापस से बताएंगी। आप लोगों के लिए मैंने लेक्चर पॉज भी करा ना, आप लोगों के लिए मैंने वापस से कनेक्ट भी करा ना कि आप लोग का नुकसान ना हो, तो तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो जाएगा यार, कभी कभी होता है। कभी कभी बेटा तुम अपने सीनियर से पूछा एक बार लक्ष्य से, कितना शगुन होता था क्लास में, हैंग हो जाती थी क्लास, कभी कभी चैट्स ही नहीं चलते थे। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आती है, तुम लोग टेंशन ना लो। और रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी चीजें अपलोडेड रहती है, 15 मिनट का छूट भी जाए तो तुम वापस से कर सकते हो, तुम लोड ना लिया करो। ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी बेटा, अच्छी बात होती है, कभी कभी ऐसा शगुन होना शुभ होता है। ठीक है, चलो चलो जी वापस से शुरू करते हैं बेटा। हम पढ़ रहे थे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो एक सिंपल एपिथेलियम का टाइप होता है। और मैंने कहा कि यार सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है मैम वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है। स्क्वामस एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल ही मैम इसके सेल्स को अगर आप देखोगे, अगर मैं साइड व्यू देखूं बेटा इस एपिथेलियम का, मतलब इस एपिथेलियम को मैं साइड से ऑब्जर्व करूं, जैसे इस ग्लास को अगर मैं साइड से ऑब्जर्व करूं तो ये ग्लास कैसी दिखेगी मैम, और अगर इस ग्लास को मैं टॉप से देखूं तो ये ग्लास कैसी दिखेगी मैम। दोनों में अलग अलग तरीके से दिख रहा है। जब मैं ऊपर से देख रही हूँ ग्लास को तो गोल नजर आ रही है, और मैं साइड से देख रही हूं तो मैम मुझे ऐसा सिलेंडर टाइप का नजर आ रहा है। वैसे ही अगर मैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को साइड से देखूं तो मुझे इसकी सेल्स बिल्कुल फ्लैट नजर आती है, इसका न्यूक्लियस भी बिल्कुल फ्लैट नजर आता है मैम, बिल्कुल चपटा, बिल्कुल चपटा। लेकिन जब मैम मैं इसी एपिथेलियम को ऊपर से ऑब्जर्व करती हूँ, बेटा सारे लोग एक बारी ऐप को क्लोज करके फिर वापस से लॉग इन करो, क्लास चल जाएगी क्योंकि अब क्लास चल रही है। ठीक है, तो मैं जब मैम इसको ऊपर से देखती हूं ना तो हर एक सेल की जो बाउंड्री है ना मैम सबकी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है, इरेग्युलर है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ऐसी ही बाउंड्री होगी सेल की। तो सेल्स की बड़ी ही इरेग्युलर बाउंड्री होती है इन केस ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं बेटा कि सेल्स फ्लैट होती है, न्यूक्लियस फ्लैट होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर होती है, न्यूक्लियस जो होता है सेंटर पर लोकेटेड होता है। आगे मैंने लिखा है बेटा सेल्स इतनी फ्लैट होती है कि ऐसा लगता है कि जैसी आपकी टाइल्स है ना, जैसे आपकी टाइल्स है फ्लोर पे बिल्कुल वैसी लगती है, इसीलिए इसे बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम। अब बेटा मैंने कहा इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मैंने कहा बेटा ये इतनी पतली लेयर है, ये इतनी पतली लेयर है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जहां पे भी होती है उसका काम होता है चीजों को डिफ्यूज करवाना और चीजों को फिल्टर करवाना। फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन, आप सोच के देखो चाय की छन्नी जो होती है उसमें जो नेट लगा हुआ है वो कितना पतला है और उसमें बड़ी छोटी छोटी छेद है, तो उसमें से चीजें कितनी आसानी से बेटा चाय में से चाय छन जाता है, पत्ती ऊपर रह जाती है। आप सोच के देखो अगर वो छन्नी का जो आपने चाय की छन्नी में वो जो लगा होता है जाली, अगर वो इतनी मोटी होती तो उससे फिल्टर होने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है ना बेटा। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का काम ही होता है फिल्टरेशन करवाना, क्योंकि वो बड़ी आसानी से करवा देती है, वो होती ही इतनी पतली है। डिफ्यूजन कराना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करवाना, क्योंकि होती इतनी पतली है कि बड़ी आसानी से चीजें डिफ्यूज हो जाती है। तो इट प्लेज
a major role in, it plays a major role in filtration and diffusion. बात समझ में आ गई बेटा? बेटा एक बारी मुझे थम्स अप देते रहना प्लीज, एक बारी मुझे थम्स अप देते रहना अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? यस यस। अब बेटा मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूं। मैम कहां से फिल्टरेशन होती है बॉडी में, कहां पे फिल्टरेशन हो रही है बॉडी में, कहां पे डिफ्यूजन हो रही है, कहां डिफ्यूजन कहां फिल्टरेशन, एक बारी बेटा एग्जांपल्स देखते हैं। यस एक बारी बेटा एग्जांपल्स देखते हैं। यस डन 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 कर लो एक बारी बेटा, डन डन डन। एग्जाम्पल हम क्या करेंगे ना बेटा, नेक्स्ट पेज में करेंगे, क्योंकि ना कई सारे बच्चे हो सकता है पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग की मदद से आपको हेल्प कर दूंगी समझाने में। मैं ड्राइंग की मदद से आप लोग को हेल्प कर दूंगी समझाने में, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो बेटा एक बारी मुझे बता दो, ठीक है? यस एवरीबॉडी, डन 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 कर दिया तो बेटा एक बारी थम्स अप दे देना, एक बारी थम्स अप दे देना। डिफ्यूजन का मतलब पिछली क्लास में बताया है, पिछली क्लास बेटा देख के आओ, 2 क्लासेस हो चुकी है। कई बच्चे पहली क्लास में एकदम बेटा टपकते हैं और फिर कहते हैं मैम सारा कुछ वापस से बता दो, और बाकी बच्चों का बिल्कुल ही टाइम खराब करो। डन 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 डन, पक्की बात? बहुत शानदार बेटा। आज की क्लास में स्पैमिंग भी बहुत हो रही है बेटा, ठीक है? बहुत स्पैमिंग हो रही है। हमें भी बेटा बड़ी मुश्किल होती है जब क्लास में ऐसा ब्रेक होता है ना, तो हमें भी बड़ी मुश्किल होती है। एक फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते ना बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें भी मुश्किल होती है उसका फ्लो मेंटेन करने में, है ना? क्या बताऊं बेटा तुम्हें अपना दर्द, जो खुद बेटा अभी दर्द में है उस समय क्या दर्द बेटा अपना व्यक्त करूं। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा। एग्जाम्पल, एल्वियोलाई इन लंग्स। लंग्स में एल्वियोलाई होती है बेटा, और इससे आप देखोगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, आप देखोगे यहां पर कितनी आसानी से डिफ्यूजन हो जाती है गैसेस की, ऑक्सीजन की, CO2 की, है ना? बड़ी आसानी से डिफ्यूजन हो जाती है एल्वियोलाई। मैम एल्वियोलाई होती क्या है? हो सकता है कई बच्चों को पता ही ना हो सकता है कई बच्चों को पता ही ना हो, तो उन बच्चों के लिए, अरे यार, उन बच्चों के लिए एक बारी मैं बता देती हूँ व्हाट इज एल्वियोलाई, ठीक है? आपके लंग्स के अंदर बेटा कुछ ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में। आपके लंग्स में कुछ ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के, क्योंकि इसी से एक्चुअल में बेटा गैसेस एक्सचेंज होती है। और यही बेटा एल्वियोलाई में जो मैं ये येलो कलर से एपिथेलियम बना रही हूं, इसे कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां से बहुत अच्छी तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। दिस इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है मैम? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जहां से डिफ्यूजन होता है बेटा, ये होती है आपकी एल्वियोलाई, लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है? और आप देखोगे मैम इसी के थ्रू इतनी आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, CO2 एंड ऑक्सीजन। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे किस चैप्टर में बेटा? अगले चैप्टर में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है? मैम दूसरा एग्जाम्पल बताओ। दूसरा एग्जाम्पल बेटा, दूसरा एग्जाम्पल्स है आपके ब्लड वेजल्स के पास होती है, आपकी ब्लड वेजल्स के पास होती है। मैम ब्लड वेजल्स का कोई नाम बताओ तो, हमने कोई नाम सुने हैं क्या? यस बेटा आपने सुने हैं। आप ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो अगला चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहां पे आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। आर्टरी में होती है, आर्टरी की शक्ल कैसी दिखती है बेटा, वो तो उस क्लास में डिस्कस करेंगे हम। वेन्स में होती है और कैपिलरीज में होती है। ये आपकी ब्लड वेजल्स के नाम है, ये आपकी ब्लड वेजल्स के नाम है बेटा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। इनफैक्ट आप देखोगे कैपिलरीज में से तो आपका ब्लड फिल्टर आउट भी होता है, जो आप बोल रहे हो ना फिल्टरेशन में मदद कर रहा है।
अगर आप अपनी कैपिलरीज को देखो बेटा, ब्लड कैपिलरीज, आपकी ब्लड कैपिलरीज, तो होता कैसे है, अपना जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो ऐसा होता है कि आर्टरी है, ऐसे ड्राइंग बना के बताती हूँ, देखो जैसे ये ब्लड वेजल है आर्टरी, ये बेटा ब्रेक कर जाती है इनटू कैपिलरीज। आप बना लो बेटा, देखो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कई बच्चे बिल्कुल बेसिक्स क्लियर वैसे भी नहीं करके आए हैं, तो ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और वही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए बेटा, ठीक है। ब्लड कैपिलरी बना के बता रही हूं मैं एक्चुअली। जैसे बेटा ये आपने ड्राइंग बनाई, इसमें ये वाली जो ब्लड वेसल है, जैसे ये है आर्टरी, ये है आपकी कैपिलरी, और ये है आपकी वेन्स। तो ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है बेटा, ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है, ब्लड आपकी आर्टरी में आती है, आर्टरी बेटा ब्रांच कर जाती है, टूट जाती है कैपिलरीज में, तो ब्लड कैपिलरी में मूव करती है, और फिर बेटा कैपिलरी से ब्लड कहां मूव करके जाती है, आपकी वेन्स में। हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ठीक है, डिटेल में इसे पढ़ेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझा रही हूं, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स कुछ ऐसे होती है बेटा कि आपके पास आर्टरीज है, आर्टरी में खून बहता है, आर्टरीज उस ब्लड को कहां लेके आती है, कैपिलरी में। कैपिलरी एकदम बेटा ऐसे गुच्छे जैसी होती है, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज, फिर उसमें ब्लड बहता है, फिर बेटा वो वेन्स में ब्लड चला जाता है। तो आपकी कैपिलरीज में से भी बेटा ब्लड फिल्टर आउट होता है, आपकी कैपिलरीज में से भी बेटा ब्लड फिल्टर आउट होता है। तो कैपिलरीज में जो एपिथेलियम है वो भी बेटा सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम होती है। आप देख रहे हो कैपिलरी के अंदर जो एपिथेलियम है बेटा वो भी सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम होती है, तभी तो इसमें से ब्लड का कुछ पार्ट इतनी आसानी से बेटा फिल्टर आउट हो जाता है, कुछ पार्ट इतनी आसानी से फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। ये देखो सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम, समझ रहे हो बेटा मेरी बात? एक बारी थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया सभी को, सबको अगर समझ में आ गया तो एक बारी थम्स अप दे दो। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, दिस इज सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम, और इसी में से बेटा ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है, कैपिलरी में से ब्लड फिल्टर आउट होता है, पूरा फिल्टर आउट नहीं होता बेटा, डिटेल में लाइक आई सेड आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। डायग्राम बिल्कुल बनाओ बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूं, ये मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूं, अगर किसी को बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उनके लिए, ठीक है, सही है बेटा, कोई दुखद समस्या तो नहीं, ठीक है। एक और बेटा नोट डाल के एक बात लिखो, ब्लड वेसल्स में जो सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम है ना बेटा, आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसे एंडोथेलियम बोलते हैं, इसी को एंडोथेलियम, एंडोथेलियम इज अनदर नेम। जैसे ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स में आप देखोगे सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम की लाइनिंग है, उस सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम को जो आपके ब्लड वेसल्स में होती है, कैपिलरी में होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है एंडोथेलियम। तो अगर आपसे पूछे एंडोथेलियम क्या है मैम, तो आप बोलोगे एंडोथेलियम सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम है जो कैपिलरी में प्रेजेंट होती है या ब्लड वेसल में प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है एंडोथेलियम। मेरी बात समझ गए बेटा? आपको बात समझ में आ रही है ना? आज बहुत स्पैमिंग भी हो रही है, सर्वर इशू भी हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं।
हमें भी बेटा बहुत परेशानी होती है जब आप इतनी स्पैमिंग करते हैं, आप समझते नहीं है और क्या मैं बोलूं बेटा। हेलो, एक सेकंड, मैं वापस से कनेक्ट कर रही हूँ बेटा। बेटा इस तरीके से ना पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, आप नहीं समझते हो। हम लाखों लाखों बच्चे पढ़ा रहे हैं ना बेटा, अब जब स्पैमिंग देखते हैं ना तो फ्लो ही टूट जाता है यार, फ्लो टूट जाता है पूरा। पूरा फ्लो टूट जाता है बेटा। आसिफ बेटा बिल्कुल, लेकिन उसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल्स है बेटा, पहले आप एग्जाम्पल्स लिख लो, नेक्स्ट पेज में उसका डायग्राम बना के बताऊंगी। ग्लोमेरुलस, ये आपकी किडनी में मिलती है, ये भी ब्लड कैपिलरी ही होती है बेटा। अभी कई बच्चे पूछने लग जाएंगे मैम आर्टरी क्या है, वेन क्या है। बेटा आर्टरी और वेन सब कुछ ब्लड वेजल्स है, अभी बस उतना ही याद रखना है जो हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ठीक है। ग्लोमेरुलस हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये आपके किडनी में प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये मैं आपको थोड़ा बना के बता देती हूँ, ये मैं आपको थोड़ा बना के बता देती हूँ। ये आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन किडनी। कोई मुझे बताएगा किडनी में एग्जैक्टली ये कहां पे प्रेजेंट है, किडनी में एग्जैक्टली ये कहां प्रेजेंट है, अगर किसी को पता है। ये थोड़ा सा बचपन में हमने पढ़ा होता है, अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकते हो, बता दो बेटा एक बारी। तो आपकी बेटा ब्लड वेजल्स हो गई जैसी कैपिलरी, आपकी एल्वियोलाई हो गई बेटा, ये इसका एग्जांपल हो गया। आपकी ग्लोमेरुलस जो कि एक कैपिलरी ही है जो आपके किडनी में प्रेजेंट होती है। आपका बोमेन्स कैप्सूल हो गया बेटा। दीज और वेरी वेरी गुड बेटा, नेफ्रॉन, शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा। नेफ्रॉन, क्या हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। यहां पे थोड़ी सी स्पेस है, मैं थोड़ा यहीं पे बना के आपको बता देती हूं, है ना। प्रेजेंट इन नेफ्रॉन ऑफ किडनी, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो नेफ्रॉन में ना बेटा, नेफ्रॉन में अलग अलग जगह पे अलग अलग एपिथेलियम होती है, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, बट थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैं उन लोगों को बना के बताती हूँ। हम एक नेफ्रॉन बनाते हैं बेटा, किडनी में बनाते हैं कि किडनी में उनका फंक्शनल यूनिट होता है जहां से एक्चुअल में यूरिन बनता है, ब्लड फिल्टर होता है। तो मैं थोड़ा सा नेफ्रॉन बना के आपको बताती हूँ कि नेफ्रॉन कैसा दिखता है। नेफ्रॉन कैसा दिखता है, वैसे तो पूरा ये हमें डिटेल में बनाना ही है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, ठीक है। हाँ, जगह नहीं है बेटा, यहाँ पानी भिजवा दे यार, थोड़ा छोटू बनाना पड़ेगा, छोटू नेफ्रॉन, है ना। छोटू नेफ्रॉन बनाते हैं बेटा, बड़ू तो हम बाद में बनाएंगे, अभी छोटू सा नेफ्रॉन से काम चलाना पड़ेगा। तो आप देखोगे ऐसा स्ट्रक्चर आप डिटेल में पढ़ने भी वाले हो। काफी अच्छा वैसे हमने बना लिया, भले हम छोटा बना रहे हैं। तो अभी आप जो ये नेफ्रॉन देख रहे हो ना बेटा, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग बेटा एपिथेलियम होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग एपिथेलियम होती है।
आगे जो हम क्यूबॉइडल भी बनाएंगे, आगे हम माइक्रोविलाई वाली एपिथेलियम जो बनाएंगे, आप देखोगे नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों पे उसके अलग अलग टाइप्स है। अब आप अगर इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो तो ये है बेटा आपकी रेड कलर से जो मैंने बनाई हुई है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस होता है जिसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। ये बेटा नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल होता है जिसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। बेटा हर एक चीज को इस वाले में क्यों बना के बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ शायद 10वीं से आप लोग में से आधे बच्चे कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, वरना तो बेटा हमें डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखने थे। डायरेक्ट एग्जांपल लिखते कि एल्वियोलाई में होती है, ब्लड कैपिलरीज में होती है, ब्लड वेजल्स में होती है, बोमेन्स कैप्सूल में होती है, ग्लोमेरुलस में होती है, बट हो सकता है कई बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने फिगर बनाई है ये मैम नेफ्रॉन की फिगर बनाई है, और आगे बेटा मैं इसी में आपको दिखाऊंगी कहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, कहां ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो ये ग्लोमेरुलस होता है, ये बोमेन्स कैप्सूल होती है, इसे बेटा पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो बेटा आपको दिख रहा है इसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। एक बार 10वीं कक्षा का भी थोड़ा सा अगर किसी को पढ़ के आना है तो रिवाइज करके आना। इसे बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अभी आपको सारे रटने नहीं है बेटा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, अभी बस थोड़ा सा एग्जाम्पल जहां जहां है उसको करना है। हाँ राशिद बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। एक बार डन हो गया है तो एक बार थम्स अप दे दो। डन हो गया है तो एक बार थम्स अप दे दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ऑलरेडी हमें पता है, तुमने पढ़ाई की होगी बेटा इसलिए तुम्हें पता है। पता तो होना ही चाहिए बेटा, सच्चाई तो ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए, ये है ना। डन कर लो बेटा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो डेफिनेटली पता होगा। हाँ थोड़ा सा बना लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा बना लो। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बना लो। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। इट्स ओके बेटा। इफ यू ट्रस्ट मी ना, आई हैव बिन टीचिंग अर्जुना जब से अर्जुना बैच पीडब्ल्यू में स्टार्ट हुआ है, तो मुझे पता है कि पहली 2-3 क्लासेस में थोड़ा बच्चों को एक तो भर भर के बच्चे आते हैं, फिर वो पहली क्लास दूसरी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, फिर एकदम से आके बोलते हैं मैम ये पहली दूसरी क्लास का भी बता दो। धीरे धीरे वह सेटल हो जाता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्पैमिंग ज्यादा होती है, बाद में स्पैमिंग कम हो जाती है, पहले थोड़ा सर्वर कभी कभी डाउन होता है, तो ठीक है हम भी थोड़ा थोड़ा पैनिक करते हैं, आप भी करते हो, बट इवेंचुअली सारा कुछ सेटल डाउन हो जाता है और बच्चे शांति से फिर एक टाइम के बाद 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं, सब सेटल हो जाता है, बच्चे सेटल हो जाते हैं, अपन सेटल हो जाते हैं और मस्त फिर आराम से सब कुछ चलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करो बेटा, लोड मत लो। लोड लेने का नहीं है बेटा, देने का है, बट ज्यादा नहीं देने का है, वरना तो आराम आराम से करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। डन। पीसीटी और डीसीटी, अब जब मैं अगला एग्जांपल, अगला एपिथेलियम पढ़ाऊंगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो उसमें बताऊंगी पीसीटी और डीसीटी। अभी तो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है। डन। ठीक है। देखो बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की अच्छी बात यह है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के आगे कोई भी प्रकार नहीं होते, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के आगे कोई डिवीजन नहीं होती, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि मैम चलो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यहीं खत्म। लेकिन अगला जो एपिथेलियम मैं आपको पढ़ाऊंगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसमें क्लासिफिकेशन होती है। तो आपको कैसे करना है बेटा, आपको काम कैसे करना है, आप नोटबुक को लैंडस्केप में कन्वर्ट करो, ऐसे कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट करो। अभी तक पोर्ट्रेट में लिख रहे थे, अभी तक पोर्ट्रेट में लिख रहे थे ना, पेज को पेज में ऐसे ऐसे लिख रहे थे ना, तो अभी आप पेज को ऐसे नहीं लिखोगे, अभी आप लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अभी आपको लैंडस्केप में करना है, ताकि एक ही पेज में आप पूरे फ्लोचार्ट की मदद से क्यूबॉइडल एपिथेलियम का पूरा क्लासिफिकेशन देख लो, याद करने में भी आसानी होती है, ठीक है। यस, तो अगला जो एपिथेलियम हम पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नंबर टू इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बेटा अगर ये सिंपल एपिथेलियम है तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी लेयर्ड एपिथेलियम होगी, कितने लेयर्ड सेल्स होंगे। मैं तो बोल रही हूँ सिंपल ना, तो सिंपल का मतलब क्या हो गया, सिंपल का मतलब हो गया मैम सिंगल लेयर,
सिंपल का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सिंगल लेयर। हाफ पेज नहीं बेटा, फुल पेज। कंजूसी मत करो भाई, कंजूसी नहीं करनी। सिंगल लेयर, ऑब्वियसली बात है मैम, सिंगल लेयर। अब बेटा बिल्कुल सिंपल स्क्वामस से इसे कंपेयर करते हुए चलो, सिंपल स्क्वामस से इसे कंपेयर करते चलो। जैसे सिंपल स्क्वामस में आपने ड्राइंग बनाई थी, आप इसके लिए भी पहले एक ड्राइंग बनाओ, आप इसके लिए भी पहले एक ड्राइंग बनाओ। जब आप कह रहे हो मैम सिंगल लेयर ऑफ सेल है, तो पहले एक सिंपल सी ड्राइंग बना लो। जैसे आपने उसके लिए बेसमेंट बनाया था, इसके लिए भी बेसमेंट बनाओ। जैसे उसके लिए बेटा आपने सेल्स बनाए थे जो बिल्कुल चपटे थे, फ्लैट थे, इसके सेल्स कैसे दिखते हैं मैम? इसके सेल्स दिखते हैं मैम क्यूबिकल, इसके सेल्स दिखते हैं मैम बिल्कुल क्यूबिकल, देख रहे हो ऐसे। इसके सेल्स दिखते हैं मैम बिल्कुल क्यूबिकल। उसके न्यूक्लियस था फ्लैट, इसका न्यूक्लियस है राउंड। उसका न्यूक्लियस का पोजीशन था सेंटर पर, इसका भी न्यूक्लियस का पोजीशन होता है सेंटर पर। तो बेटा तीन तीन प्रॉपर्टीज तो डायग्राम से क्लियर हो जाती है, तीन तीन प्रॉपर्टीज तो डायग्राम से क्लियर हो जाती है। ये इसका सेल हो गया, आप सेल का शेप आराम से देख पा रहे हो। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की पोजीशन और शेप आप आराम से देख पा रहे हो। बस उन्हीं पॉइंट्स को सबसे पहले आप लिखो। सेल्स आर क्यूबिकल या क्यूबॉइडल, सेल्स आर क्यूबॉइडल, सेल्स आर क्यूबॉइडल, nucleus is round and in the center, and in the center। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? क्या यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? यस। अब बेटा देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका जो फ्री सरफेस होता है बेटा उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है। ये बात रट लो एकदम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जो फ्री सरफेस थी ना सेल्स की, उसमें कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, ना उसमें सीलिया होता है, ना उसमें बेटा माइक्रोविलाई होती है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो बिल्कुल बेसिक होती है। बट जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है मैम, उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मैम मॉडिफिकेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब एनसीईआरटी ने ना बेटा सिलिएटेड एपिथेलियम को अलग से दिया हुआ है, बट आप अलग से ना लिख के सबसे बेस्ट लर्निंग होती है अगर आप उसको इसी फ्लो चार्ट में इंक्लूड कर दो, अलग से पोथियां ना बनाओ। मैं आपको बता दूंगी मैं क्या कह रही हूँ। एनसीईआरटी ने ना सिलिएटेड एपिथेलियम अलग से ऐसा करके कैटेगरी दिया हुआ है, आप अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखो दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आप ऐसे लिखो दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और हम कह रहे हैं मैम देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ना मॉडिफिकेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हुई तो वो कौन सी मॉडिफिकेशन है, नहीं हुई तो वो कैसी दिखेगी, उसके एग्जाम्पल क्या है, मॉडिफिकेशन हुई तो उसके एग्जाम्पल क्या है। तो आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन को करो कि मैम देखो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसको मैं 3 कैटेगरीज में लिख सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि लैंडस्केप में करना। एक मैम हम कह सकते हैं नंबर 1 कैटेगरी, जहां कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, आप सिंपल उसको वही नाम दे रहे हो जैसा आपने ऊपर लिखा हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका फ्री सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। दूसरा तुम कह रहे हो कि मैम ये कहलाती है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और मैम तीसरा आप कह रहे हो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी बच्चे को अब अलग से ये बताने की जरूरत है कि अगर मैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिख रही हूं इसका क्या मतलब है,
अगर मैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल लिख रही हूं तो उसका क्या मतलब है, और अगर मैं सिंपल क्यूबॉइडल लिख रही हूं तो उसका क्या मतलब है। अगर आपने पिछली क्लासेस बेटा, यस, अगर आपने पिछली क्लासेस ठीक से पढ़ी है तो आपको इसमें बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। और आप ऐसे बना के देख लो ना यार, ये बनाई आपने बेसमेंट, इसमें भी आपने बेटा ये बनाई बेसमेंट, इसमें भी आपने बनाई ये बेटा बेसमेंट। अब आप सेल्स को बनाओ और तीनों में अंतर देखो। ये रही आपकी क्यूबॉइडल सेल्स। मुझे बताओ क्या इधर वाले में इसके फ्री सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन करूं, जो मैंने इधर डायग्राम बनाए, जो इधर डायग्राम बनाए, क्या वो ऐसा ही दिखेगा जैसा मैं बना रही हूं? जब सबको सिर्फ डायग्राम से समझ लग जाए ना, तो मुझे एक दिल बना देना बेटा, जिसको डायग्राम देख के ही इन एपिथेलियम के नाम का मतलब समझ में आ जाए। यस, जल्दी बताओ सपोला आर्मी, अपने फन बेटा फैलाओ और जहरीला आंसर नहीं देना बेटा, जहर नहीं फैलाओ। यस, जल्दी बताएंगे। बहुत शानदार बेटा, ये हुई ना बात, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। आप जीत चुके हैं मैम का प्यार। तुम्हें क्या लगा था 20,000 रुपए? 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कौन से पार्ट्स में होते हैं? ए पीसीटी, बी डीसीटी, सी फैलोपियन ट्यूब, डी ब्रोंकियोल्स। तो सिंपल सी बात है ना मैम, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि इसके फ्री सरफेस ऑफ सेल, नो मॉडिफिकेशन, ना सीलिया है, ना वो विलाई है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। अरे वाह, अरे क्या बात है, क्या बात। देखो ये आ रहे हैं महान फैलोपियन ट्यूब। अच्छा जी, फैलोपियन ट्यूब में कह रहे हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। वाह 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 वाह। फैलोपियन ट्यूब में हम एग जो होती है ओवा को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए तो वहां एपिथेलियम माइक्रोविलाई वाली होती है। सही बात है मैम। नलायकों, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होती है मूवमेंट के लिए, वो भी क्यूबॉइडल वाली नहीं होती है। कौन सी चीज को एब्जॉर्ब करते हो बेटा वहां पे? हाँ नहीं तो इसमें बेटा क्या लिखोगे? फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होती है हम लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे क्या लिखोगे? हाँ यहां पे क्या लिखोगे? फ्री सरफेस हैज, फ्री सरफेस हैज सीलिया। सीलिया का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट। ये भी आप लिख चुके हो। यस एवरीबॉडी। अब बेटा आते हैं सबसे पहले कि इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, यानी कि जिसके सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल बेटा इसका भी फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका भी फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। और बेटा अगर आप देखोगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल, इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स,
इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कोई दुख दर्द समस्या प्यारे बच्चों? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हाँ जी। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं, देखो देखो, आशी कह रही है, आशी भट्टाचार्य, मैंने नाम शायद पूरा पढ़ा नहीं पर भट्टाचार्य कह रहे मैं 20,000 रुपए गूगल पे कर दो, बड़ी आई। हाँ 20 क्यों, 50 कर देती हूँ, पैसों का ढेर लगा है मेरे पास। पीसीटी आंसर दे के 20,000 रुपए चाहिए, मेहनत नहीं करनी है कुछ। डन बेटा, डन। अब बेटा देखो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क होता है। कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था, इससे मैं नोट डाल के अगले पेज में नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी, यहां पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो सुनो, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। जैसे बेटा ऐसे सोचो, बलून जो होता है, जैसे आप बेटा होली में बलून फेंक के मारते होंगे ना किसी के ऊपर, मत मारना, गंदी बात है। बट अगर बेटा बलून है, बलून के अंदर पानी भर लिया है, किसी ने पानी भरा हुआ है, अब मैं उस बलून को पिचका रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, बलून को पिचका रही हूं, बलून को पिचका रही हूं, तो बलून में से पानी बाहर जा रहा है। तो बलून से जब पानी बाहर जा रहा है, किसी भी सेल से जब चीजें बाहर आती है तो उसे बोला जाता है सिक्रीशन, उसे बोला जाता है सिक्रीशन, ठीक है, जब सेल से बाहर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बलून के अंदर पानी भर रही हूं तो यानी कि वो सेल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। वैसे तो मैं भर रही हूं, बट बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अपने अंदर खींचना, और सिक्रीशन का मतलब होता है वॉमिट कर देना, मतलब बाहर निकाल देना। इस चीज को मैं नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी। सिक्रीशन मतलब बाहर निकालना, एब्जॉर्प्शन मतलब अपने अंदर ले लेना। डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, राइट। अब बेटा जैसे कि मैंने कहा, देखो ये तो एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चे को क्यूबॉइडल वर्ड सुन के पता चल रहा है कि क्यूबॉइडल का मतलब क्यूबिकल सेल्स होंगे, कॉलमनार मतलब इलोंगेटेड कॉलम से शेप के सेल्स होंगे, ये तो सबको पता है कि आपको पता होगा। वो आपको टेस्ट करते हैं एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो बेटा, डी सी टी, नेफ्रॉन में होता है, मैं भी आपको दिखा दूंगी। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स। डी सी टी, ये नेफ्रॉन में होती है। ये नेफ्रॉन में होती है। इसके अलावा बेटा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसके अलावा आप कुछ और एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे कि आप आगे बेटा ग्लैंड पढ़ोगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, थायराइड ग्लैंड, उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, थायराइड फॉलिकल्स उनमें होती है। आप 12th क्लास में गोनाड्स के बारे में पढ़ोगे, यानी कि टेस्टिस और ओवरी, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, इनमें भी बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। और यहां की सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हियर दी simple cuboidal epithelium, here the simple cuboidal epithelium is known as germinal epithelium। टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है ना बेटा, उसका नाम होता है जर्मिनाल एपिथेलियम। आप इसे डिटेल में 12वीं कक्षा में पढ़ोगे जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे। अभी तो बेटा इतने डिटेल में है नहीं, ठीक है, यस, अभी इतना डिटेल में है नहीं, अभी इतना डिटेल में है नहीं। आप 12th क्लास में पढ़ोगे बेटा जर्मिनाल एपिथेलियम, ठीक है। यहां तक लिख लिया क्या सब लोगों ने, पहले ये बता दो। यहां तक लिख लिया क्या सभी लोगों ने, यस।
मैं एक बार दिखा भी देती हूं बेटा। DCT of nephron, distal convoluted tubules, distal convoluted tubules थायराइड फॉलिकल्स बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड में होती है, मैं दिखा दे रही हूँ। गोनाड्स यानी मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, इसमें बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक नाम होता है, इसे बोला जाता है जर्मिनाल एपिथेलियम। ठीक है, एक बार बेटा मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रही हूँ, बट ये वाला डायग्राम आप बनाना मत। एक डायग्राम मैं वापस से इस पेज पे आऊंगी तो आप वापस से लिख पाएंगे, तो आप अभी ना वेट करो 2 मिनट, मैं वापस से इस डायग्राम में आ रही हूँ। बेटा देखो, जैसे ये वाला पार्ट होता है ना नेफ्रॉन का, इसे पीसीटी बोलते हैं, और ये वाला पार्ट होता है बेटा इसे डीसीटी बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मान्या बेटा मैं वापस से उस पेज पे आ जाऊंगी तो तुम लोग वापस से लिख लेना, ठीक है? मैं वापस से उस पेज पे आऊंगी, तुम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बेटा, इसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और पीसीटी बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें होती है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही एग्जांपल पढ़ोगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, वो है पीसीटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है? तो पीसीटी में तो मैं लिख ही दूंगी। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो समझ में आ गया, राइट? थायराइड फॉलिकल्स क्या होते हैं? आप जब बेटा थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमंस में ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे। तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होती है जिसका हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड रहती है एक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिन्हें फॉलिकल्स बोलते हैं। डिटेल में आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बस ये नाम मैंने आपको बताया है, बस इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर बेटा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें थायराइड फॉलिकल्स बोला जाता है। उन थायराइड फॉलिकल्स का शक्ल जो होती है ना बेटा, ऐसी दिखती है कुछ, और उनमें भी अंदर की तरफ अगर आप देखोगे बेटा तो ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि थायराइड फॉलिकल्स आल्सो हैज बेटा व्हाट, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। 12वीं कक्षा में टेस्टिस और ओवरीज के बारे में पढ़ोगे जब, तो वहां पे भी एक जर्मिनाल एपिथेलियम होती है, वहां पे भी होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक और एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, इसको स्टार मार्क करो, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाती हूं एक डायग्राम में। ग्लैंड्स जो होती है बेटा, ग्लैंड्स होती है जो कोई भी सिक्रीशंस बनाती हैं, ग्लैंड्स, है ना? आप बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे अपने बेटा इस जूलॉजी में। कुछ ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट होती है। डक्ट क्या होती है? बेसिकली पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। डक्ट क्या होती है बेटा? पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें से सिक्रीशंस बाहर आती है। कुछ ग्लैंड्स होती है जिनके पास वो पाइप होती है, कुछ ग्लैंड्स होती है जिनके पास बेटा वो पाइप नहीं होती, है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मैं आगे आपको इसी चैप्टर में अभी पढ़ाऊंगी कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ाने के बाद। डक्टलेस ग्लैंड्स एंड डक्ट वाली ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशंस पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू बाहर निकालती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो बिना उस पाइप के थ्रू अपना सिक्रीशन पोर कर देती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, राइट? अब बेटा जिनके पास डक्ट होती है ना बेटा, डक्ट भी अलग अलग टाइप की होती है। किसी की लंबी डक्ट्स होती है, किसी ग्लैंड की छोटी डक्ट्स होती है। तो जो छोटी डक्ट्स होती है ग्लैंड्स की बेटा, उनमें होती है आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये मैंने स्टार मार्क इसीलिए किया क्योंकि आगे आप पढ़ोगे बेटा लॉन्गर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। जो लंबी डक्ट होती है उसमें सिंपल क्यूबॉइडल नहीं होती, उसमें होती है कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें होती है कंपाउंड एपिथेलियम। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस, इसीलिए इसको मैंने स्टार मार्क कराया, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क कराई है कि जो छोटी डक्ट होती है उनमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, जो बड़ी डक्ट होती है। आज छोटी और बड़ी डक्ट से कैसे डिफरेंस समझ में आएगा? जैसे बेटा ये एक बारी देखना, अरे ये बेटा क्या नजर आ रहा है? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये क्या है? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये क्या डायग्राम में दिखाया है?
क्या ये आपको नजर आ रहा है? ये पैंक्रियाज है बेटा, पैंक्रियाज नजर आ रहा है सभी को? ये ड्यूडेनम है ना, और ये आपका एक्चुअल में गॉल ब्लैडर है, राइट? तो ये जो बेटा पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज में अगर लाइट में थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा ताकि तुम्हें डक्ट नजर आए। अगर आप इस पैंक्रियाज को ध्यान से देखो ना बेटा, तो पैंक्रियाज में सेंटर पे एक डक्ट है जो लंबी डक्ट है, लॉन्ग डक्ट है, और इस लॉन्ग डक्ट से ऐसी छोटी 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 डक्ट्स निकली हुई है, इसे बोला जाता है स्मॉल डक्ट, है ना। तो ये जो स्मॉल डक्ट है ना, जो मेन डक्ट से निकला हुआ है, जो ये स्मॉल डक्ट है ना बेटा, जो मेन डक्ट से निकली हुई है, इनको बोला जाता है स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड की जो छोटी डक्ट्स होती है बेटा, इस पे होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और जो ये लंबी डक्ट होती है बेटा, इसमें होती है कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, डन 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 डन। लॉन्ग डक्ट और शॉर्ट स्मॉल डक्ट समझ में आ गया सभी को? एक बारी मुझे बेटा बता दो थम्स अप से, ठीक है ना। बस इतना ही एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल तो बेटा जितना स्टार मार्क करो उतना कम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल तो यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक ही एग्जाम्पल पढ़ोगे और वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप रीजन भी पढ़ोगे कि यहाँ माइक्रोविलाई क्यों होती है फ्री सरफेस पर। आप जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन किडनी वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप वहां पे रीजन भी देखते हो यहाँ क्यों होती है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। इसको तो भैया स्टार मार्क करो, स्टार मार्क। नीट में भी आया हुआ है सवाल यहां से, PCT प्रॉक्सिमल, इसे बोलते हैं डिस्टल, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। डिस्टल मतलब होता है दूर, प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास। कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स, PCT। और इसका एग्जाम्पल भी आप करोगे स्टार मार्क, क्योंकि ये भी है बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल, अरे पिंक कलर से लिखते हैं ना, स्मॉलर ब्रोंकियोल्स। आप अपने लंग्स में पढ़ते हैं बेटा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। म्यूकस की मूवमेंट कराता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा एक सब्सटेंस, जैसा आपके नोज के अंदर भी बेटा म्यूकस होता है। वाई PCT इज इंपॉर्टेंट, ये आपको बेटा उस चैप्टर में समझ में आएगा कि PCT इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, वेद और विनोद बेटा मैम को ही सिखाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैम बेटा अभी तो ब्लॉक नहीं करवा रहे हैं हम बच्चों को जो स्पैम कर रहे हैं, ब्लॉक हो जाओगे तो फिर बेटा पूरे साल भर बोलोगे कि मैम ब्लॉक से हटा दो। पढ़ाई कर लो, पोल एंटरटेनमेंट के लिए आए हो क्या? सिर्फ पोल पोल बेमतलब का पोल करा दूं क्या? पोल कराऊं कि तुम नालायक हो 100% या नहीं हो? क्या मतलब है बेटा? पढ़ लो। आपके लंग्स में बेटा आप ब्रीदिंग वाले चैप्टर, मैं साइड हो जा रही हूं ताकि आप लोग नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूंगी। आप अपने लंग्स में पढ़ते हो बेटा ट्रेकिया होती है, फिर ब्रोंकाई होती है, फिर ब्रोंकियोल्स होते हैं। ठीक है, कुछ छोटी ब्रोंकियोल्स होती हैं, कुछ बड़ी ब्रोंकियोल्स होती हैं, लार्ज ब्रोंकियोल्स होती हैं और स्मॉल ब्रोंकियोल्स होती हैं। एक चीज और ध्यान रखोगे जो हम ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स अलग हैं बेटा। ब्रोंकाई अलग है, ब्रोंकियोल अलग है। ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये मैं तुम्हें बता रही हूं बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में देखेंगे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, लिखेंगे भी। ब्रोंकाई में तो अलग ही एपिथेलियम होती है, मैं बात कर रही हूं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो आपके लंग्स में आप देखोगे, अभी मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊं ना, अभी मैं अगर डायग्राम दिखाऊं, जैसे ये वाला डायग्राम है, ये है ना, आप ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा? ये जैसे आपकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड करती है प्राइमरी ब्रोंकाई पे, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करती है सेकेंडरी ब्रोंकाई पे, सेकेंडरी ब्रोंकाई बेटा डिवाइड करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बेटा ऐसे डिवाइड करती है टर्शियरी ब्रोंकाई पे, फिर ब्रोंकाई डिवाइड कर जाती है। ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना बेटा, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स में
कुछ आपको छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स दिखती हैं, है ना, एंड्स पे, और कुछ आपको बड़ी बड़ी ब्रोंक्यूल्स दिखती हैं, लार्ज ब्रोंक्यूल्स एंड स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। ये आपकी ट्रेकिया थी, ये आपकी ट्रेकिया थी। ट्रेकिया डिवाइड करती है तो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर बेटा टर्शरी ब्रोंकाई से आते हैं ब्रोंकियोल्स। तो कुछ होती हैं छोटी ब्रोंकियोल्स, कुछ होती हैं बड़ी ब्रोंकियोल्स, और इनमें म्यूकस के मूवमेंट के लिए सीलिएटेड एपिथेलियम होती है ब्रोंकियोल्स में। छोटी ब्रोंकियोल्स में छोटे सेल वाली सीलिएटेड क्यूबॉइडल, बड़ी ब्रोंक्यूल्स लार्ज ब्रोंक्यूल्स में क्या होंगी बेटा, सीलिएटेड कॉलमनार, लंबी सेल्स वाली। आगे एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। म्यूकस इज अ सिक्रीशन, रूपाली बेटा, म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं सेल्स के, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, जैसे आपके नोज में भी बेटा म्यूकस आपको दिखता है ना। यस यस बेटा, अगर यहां तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो आगे बढ़ जाएं। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। बिल्कुल, अगला जो बेटा आप करोगे, बिल्कुल बेटा इसी तरीके से लैंडस्केप में कॉपी को बेटा कन्वर्ट करो लैंडस्केप में। यस यस, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ के निकल जाएगा बेटा, और स्पैमिंग करने वाला बच्चा फिर लक्ष्य में आएगा, फिर यकीन में आएगा, फिर अगले साल यकीन में। कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा इतनी स्पैमिंग अगर करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। हाँ चलिए जी, कॉल्यूमनार एपिथेलियम, 2-4 दिन आपको प्यार से समझाएंगे, फिर 2-4 दिन और प्यार से समझाएंगे, फिर और प्यार से समझाएंगे, और फिर बेटा हम डांटेंगे तो नहीं, क्योंकि डांटने से अच्छे बच्चों का नुकसान हो जाता है। वो कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं मैम, आप हमें क्यों बोल रहे हो, बैच छोड़ दोगे, ये कर दोगे, वो तो मैं कभी करूंगी ही नहीं। खैर, है ना। फिर हम करते हैं ऐसे लोगों को ब्लॉक, ऐसे लोगों का समाधान होता है इनको ब्लॉक करके। बेटा सिंपल कॉलमनार लिखना, सिंपल कॉलमनार लिखना। डन। लैंडस्केप, लैंडस्केप, इसको भी लैंडस्केप, इसको भी लैंडस्केप बेटा। थर्ड है ना बेटा, सेकंड आपकी सिंपल क्यूबॉइडल थी, थर्ड आपकी सिंपल कॉलमनार। यस। अब बेटा आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बिल्कुल क्यूबॉइडल से कंपेयर करो, अब तक तो तुम्हें रट जाना चाहिए। क्यूबॉइडल से कंपेयर करो जो तुमने अभी क्यूबॉइडल में लिखा था, क्यूबॉइडल से कंपेयर करो जो तुमने अभी क्यूबॉइडल में लिखा था, स्क्वामस से कंपेयर करो जो अभी तुमने स्क्वामस में लिखा था। ये बेसमेंट हो गई। कैसी सेल्स दिखती है मैम इसकी, लंबी, टॉल, सिलिंड्रिकल, इलोंगेटेड, लंबी लंबी, टॉल टॉल, इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल। बहुत ज्यादा बेसमेंट बना दी बेटा, जितनी ज्यादा बेसमेंट बनाई उतना ज्यादा बेटा सेल बनाना पड़ेगा। इसकी खास बात सिर्फ ये नहीं है बेटा, इसकी खास बात सिर्फ ये नहीं है कि इसमें लंबी लंबी सेल्स होती हैं, बल्कि इनका न्यूक्लियस भी ओवल होता है। और अगर आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखते और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखते तो उनका न्यूक्लियस जो होता है सेंटर पर लोकेटेड होता है, पर इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पर लोकेटेड होता है। इनका न्यूक्लियस बेटा बेस पर लोकेटेड होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेल, ये न्यूक्लियस। बेटा आप मुझे बताओ, क्या इतना इजी नहीं है इसको लिखना? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है बेटा? इतना इजी, इतना इजी। टॉल और स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है बेटा वही लंबे लंबे, टॉल, स्लेंडर सेल्स,
न्यूक्लियस इसकी बेटा, इसको स्टार मार्क करना क्योंकि इसका ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस इज ओवल एंड लोकेटेड एट बेस, एंड लोकेटेड एट बेस, लोकेटेड एट बेस। क्या किसी को बेटा कोई दुख दर्द समस्या? इतना इजी? यस यस राइट। लंबे लंबे टॉल टॉल सेल्स, न्यूक्लियस भी ओवल होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन बेस पे होती है। इजंट इट इजी? बेटा ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना कुछ जो धीरे 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 बेटर और बेटर और बेटर होते जाते हैं। तो आप अगर एक टॉपिक को बेटर तरीके से समझते हो तो आगे आने वाला जो पूरा क्लास है उसमें जो टॉपिक्स है आप ऑटोमेटिकली नाम देख के समझ जाते हो। दीज आर दीज काइंड ऑफ बेटर टॉपिक्स। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो आप इतने ध्यान से सुनो कि आगे आने वाले, अभी देखो जैसे आपने सिंपल स्क्वामस में प्रॉपर्टीज आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। सिंपल स्क्वामस में सेल्स फ्लैट, न्यूक्लियस फ्लैट, न्यूक्लियस सेंटर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेल्स क्यूबिकल, न्यूक्लियस राउंड, पोजीशन सेंटर, कोलुमनार एपिथेलियम, टॉल सेल, इलोंगेटेड सेल, सिलिंड्रिकल सेल्स, न्यूक्लियस इज ओवल, पोजीशन इज इन द सेंटर। स्क्वामस एपिथेलियम कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार में भी क्यूबॉइडल जैसा ही होता है। मैम अगर मैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को भी देखूं ना तो उसमें भी बिल्कुल क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाला सीन है, उसमें भी बिल्कुल मैम क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाला सीन है। इसमें भी मैम मॉडिफिकेशन हो भी सकती है, इसमें भी मैम मॉडिफिकेशन नहीं भी हो सकती। कंपेयर करते हुए चलो बेटा, ऑलवेज कंपेयर करते हुए चलो बेटा, ऑलवेज। यस एवरीबॉडी। स्लेंडर का मतलब भी बेटा इलोंगेटेड, लंबे लंबे, पतले पतले, लंबे लंबे, स्लेंडर, पतले पतले। यस। अच्छा मैं क्या बोल रही थी बेटा, ये फर्दर बेटा देखो, नंबर 1 कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो आप सिंपल वही सेम नाम लिख रहे हैं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि मैम ये बिल्कुल इसके फ्री सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। नंबर 2 मैम आप बोल रहे हो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, और नंबर 3 आप बोल रहे हो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या आप इन सबका डायग्राम खुद से बना पाओगे मेरे से बिना कॉपी किए छापे? मेरे से बिना कॉपी किए, मेरे से बिना छापे कर सकते हो क्या? यस यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस एवरीबॉडी। ऐसे बना लो एक एपिथेलियम को जिसमें सेल के एपिकल सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। एक बना लो जिसके एपिकल सरफेस पर लंबे लंबे सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बना पाए सारे बच्चे? न्यूक्लियस जरूर दिखाओ बेटा बेस पर। सेल्स को तो तुम लंबा पतला बना सकते हो, न्यूक्लियस की पोजीशन सही। बेटा ये इसकी प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियस बेस पर होता है और ओवल होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये सीलिया, सही है बेटा। यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ? बिल्कुल बेटा, जैसे आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम की प्रॉपर्टीज लिखी थी, बिल्कुल बेटा आप एग्जैक्टली कॉलमनार एपिथेलियम की प्रॉपर्टी लिखो।
देखो यहां पे क्या लिखोगे, फ्री सरफेस हैज नो मॉडिफिकेशन। इसके फ्री सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इस पे फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई। इस पे क्या लिखोगे बेटा, फ्री सरफेस हैज सीलिया। कोई दुखद समस्या, सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम, सेम टू सेम, यस, सेम टू सेम जैसे पहले वाला किया, राइट। अब बेटा आप क्या बोलोगे, मैम अगर फंक्शन देखे तो फंक्शन क्या है, अगर आप फंक्शन देखोगे बेटा तो जैसे आपने बेटा क्यूबॉइडल के लिए लिखा था बिल्कुल वैसा ही, आपके क्यूबॉइडल के लिए जैसे आपने लिखा था सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिंपल कॉलमनार का भी वही फंक्शन होता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार का भी वही फंक्शन होता है। तो बेटा कहां अलग है, क्या आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ रहा है, मेरे को ये बताओ, क्या दोनों का ही फंक्शन यही नहीं लिखा था आपने, क्यूबॉइडल में भी यही लिखा था और कॉलमनार के लिए भी यही लिखा था, यस, बस सेल्स का शेप अलग होता है और इनकी लोकेशन अलग होती है। उसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, यहां पे भी सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। और बेटा सीलिएटेड कॉलमनार, वहां पे भी फंक्शन था मूवमेंट, यहां पे भी फंक्शन है मूवमेंट, वहां पे भी फंक्शन है बेटा मूवमेंट, यहां पे भी फंक्शन है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा एक थम्स अप दे दो, आज मैं मेक श्योर करूंगी जितने भी बच्चे बेटा बेफालतू की स्पैमिंग करते हैं उनको ब्लॉक किया जाए, ठीक है। इसकी नीड क्या थी विवेक बेटा, कहीं कहीं पे ज्यादा मूवमेंट की जरूरत होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है, कई बार जिन स्पेसेस में क्यूबॉइडल फिट हो सकते हैं वहां पे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, इसीलिए अलग अलग एपिथेलियम होती है, ठीक है। और मैं लास्ट में एक बात भी आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, जैसे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, है ना, म्यूचुअल होना चाहिए बेटा फीलिंग, ठीक है। और बाकी जिनको बेटा बातें करनी है करते रहो बेटा कमेंट्स में, आपको तो मैं इग्नोर ही करूंगी, वरना तो बेटा आप पढ़ाने नहीं दोगे और आप अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपको तो पढ़ना ही नहीं है, राइट। आज बस हम बेटा क्यूबॉइडल कॉलमनार एपिथेलियम के एग्जांपल्स तक देखते हैं, फिर एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है, ठीक है, यस। अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा एपिथेलियम में सिर्फ एक ही एपिथेलियम बचा हुआ है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, बाकी हमारा कवर हो चुका है, तो हम अगले क्लास में ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कवर करेंगे तो एपिथेलियम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए जी एग्जांपल्स देखते हैं। देखो बेटा अगर आप सिंपल कॉलमनार का एग्जांपल देखते हैं तो बेटा इसके लिए भी जीआई ट्रैक्ट लिखा होता है और इसके लिए भी जीआई ट्रैक्ट लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके लिए भी बेटा जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, इसके लिए भी जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। तो बच्चे कहते हैं मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। बेटा आपका जो जीआई ट्रैक्ट होता क्या है, बेसिकली आपका एलिमेंट्री कैनाल जो आप पढ़ते हो ना, आपका ईसोफेगस है, फिर आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ कुछ जगह पे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है, कुछ कुछ जगह पे सिंपल वाला एपिथेलियम होता है। जैसे एक स्पेसिफिक एरिया में आपको बताऊं, जैसे जीआई ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे आपका स्टमक, तो स्टमक में आपको दिखेंगे बेटा ये वाली एपिथेलियम, आपका पेट, आपका पापी पेट बेटा,
हमारा पापी पेट, जिसके लिए बेटा हम सारा कार्य कर रहे होते हैं, राइट। तो आपका जीआई ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली अगर आप स्टमक में देखोगे तो आपके पास स्टमक में होती है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब ऐसी वाली, ठीक है। कोई एपिकल सरफेस पर, फ्री सरफेस पर मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर वही आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हो, या आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 10th में तो पढ़ा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। क्या मुझे बताओगे? यस, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई बेटा कहां होती है जीआई ट्रैक्ट में? कहां होती है जीआई ट्रैक्ट में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, कहां होती है? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी वेरी गुड बेटा, ये एग्जाम्पल तो बेटा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन, वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। तो पीसीटी, पीसीटी इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज हैविंग बेटा ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। इसके अलावा एक और एग्जांपल बता दूं बेटा, जीआई ट्रैक्ट में बेटा कुछ सेल्स होते हैं आपके गॉबलेट सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है गॉबलेट सेल्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, वो जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है ना। तो मैं गॉबलेट सेल्स के बारे में वैसे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में आपको पढ़ाऊंगी भी। ये गॉबलेट सेल्स भी बेटा कैसे होते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड वाले, चिपचिपा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, चिपचिपा म्यूकस, राइट। गॉबलेट सेल्स में भी बेटा होती है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल और सॉरी ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार। और अगर मैं सिलिएटेड कॉलमनार का एग्जांपल बोलूं तो आपकी लार्ज ब्रोंकियोल्स, छोटी ब्रोंकियोल्स में तो छोटे सेल्स वाली सीलिया थी, है ना, लार्ज ब्रोंकियोल्स एंड बेटा फैलोपियन ट्यूब। नीट में आया हुआ सवाल, फैलोपियन ट्यूब से नीट में आया हुआ है सवाल, और बेटा एक बार नहीं 2 बार रिसेंट ईयर्स में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैलोपियन ट्यूब में बेटा किस चीज की मूवमेंट करानी होती है? फैलोपियन ट्यूब में किस चीज की मूवमेंट करानी होती है बेटा? एग की, मूवमेंट ऑफ ओवा या मूवमेंट ऑफ एग, मूवमेंट ऑफ ओवा या मूवमेंट ऑफ एग, ठीक है। यस, डन 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 डन। आप बेटा ओवरऑल सिंपल कॉलमनार और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, आप ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट दोनों का एग्जांपल बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा कई जगह पे दोनों चीजें हो सकती है ना, कई जगह पे मल्टीपल बेटा एपिथेलियम हो सकती है, तो इसलिए आप ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं बेटा, इसका हम क्विक रिवीजन अगली क्लास में करेंगे तो, लेकिन एक बारी छोटी सी एनसीईआरटी की रीडिंग है, फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क मैं मॉड्यूल में से आपको दे देती हूँ, एटलीस्ट बेटा हो सकता है कि वो टॉपिक अभी 1-2 क्वेश्चंस कंप्लीट ना हुए हो, जितने उन क्वेश्चंस मैं आपको मॉड्यूल में से दूंगी ना, उनमें से जो क्वेश्चंस आज के और पिछले पढ़ाए हुए टॉपिक में से कंप्लीट हो जाएं, आप उनको कर लेना, जो बच जाए हो सकता है वो कल की क्लास में कवर हो जाएंगे। तो कल की क्लास में हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे, एपिथेलियम खत्म हो जाएगी, सेल जंक्शंस वाला टॉपिक भी कवर हम कल की क्लास में कर लेंगे, तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डन 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 डन। यस यस, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है कोई लोड नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मॉड्यूल लेना ही लेना है। जिनके पास बेटा मॉड्यूल है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं ना बेटा डीपीपी, एक तो ना सही में मैं क्या बताऊं, जो मैं तुम्हें बात बताने वाली थी वो मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी पहले मुझे बेटा पढ़ा लेने दो, 5 मिनट में लूंगी और फिर मैं वो बात बता के जाऊंगी, ठीक है, ताकि ये कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में थोड़ी सी इजी हो। सुनो, पहली बात, हमने सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम यहां तक तो पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक तो हमने पढ़ा था कि एपिथेलियम में सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, ये तो लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था। हमने बोला कि
दो टाइप की एपिथेलियल टिश्यू होती है, एक होती है सिंपल एपिथेलियम, एक होती है कंपाउंड एपिथेलियम। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने ये भी कहा बेटा कि सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं and functions as a lining of body cavities, duct and tubes। और मैम ये बॉडी में अलग अलग जगह पे ट्यूब्स के अंदर बॉडी कैविटी यानी कि बॉडी की जो स्पेस होती है, बॉडी कैविटी, कैविटी का मतलब स्पेस, तो बॉडी कैविटीज में मैम, हमारी डक्ट्स में मैम, हमारी ट्यूब्स में मैम ये प्रेजेंट होती है। और कंपाउंड एपिथेलियम में 2 और मोर सेल लेयर्स हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन लाइक इट डज इन आवर स्किन। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, जैसे हमारी स्किन में प्रेजेंट है, राइट। आगे देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, दीज आर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, राइट। आगे देखना बेटा, डायग्राम बनाया हुआ है, फ्लैटेंड सेल यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। बेटा आप हमेशा एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर देख के जाना, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसमें मल्टी न्यूक्लियाई दिखाए, किसी में न्यूक्लियस ऊपर दिखा दिया, किसी में न्यूक्लियस नीचे दिखा दिया है। बेटा ये एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप हमेशा याद रखना न्यूक्लियस हमेशा बेस पर ही होता है, न्यूक्लियस हमेशा नीचे होता है। इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज मत होना, इस डायग्राम को देख के बेटा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम बताई हुई है जो हमने अलग से पढ़ ली है। ठीक है, सॉरी, हमने क्यूबॉइडल और कॉलमनार के अंदर ही बेटा अलग से क्लासिफाई कर लिया है। सिलेटेड एपिथेलियम मतलब जिसपे सीलिया होती है, और ये लंबे लंबे सेल्स बना रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्यूबॉइडल वाली सीलिया तो नहीं दिखाई है बेटा, ये सिलिएटेड कॉलमनार दिखाई है। आप देखो, कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया, कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया। एक बार थम्स अप दे दो अगर बेटा यहां तक समझ में आ गया तो। समृद्धि बेटा स्यूडो सर्टिफाइड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बेटा, स्टे इन द क्लास। जितने भी बच्चे बेटा इधर उधर पढ़ के आ रहे हो, प्लीज चिल गाइस, चिल, अभी बहुत पर निकल रहे हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, रुको एक सेकेंड। अभी बेटा जिस हिसाब से तुम स्पैमिंग कर रहे हो ना, इसको तुम होमवर्क में करके आना, मैं अगली क्लास में ही डिस्कस करूंगी, बिकॉज मैं इस तरीके से बेटा पढ़ाती नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना बेटा रिलैक्स करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ाई होगी। इसे मैं डिलीट कर रही हूँ, इसे होमवर्क में पढ़ के आना। ठीक है, क्योंकि देयर हैज टू बी सम बेटा डिग्निटी एंड देयर हैज टू बी सम एलिगेंस इन द क्लासरूम। आप कुछ भी बकवास करो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। मैं बहुत पेशेंस के साथ में पढ़ाती हूँ, ये मेरे बच्चे जानते हैं, मैं बहुत प्यार से बहुत आराम से पढ़ाती हूँ, और मुझे पता है कि पहले 2-3 क्लास में मुझे भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भीड़ आती है बेटा, ये इस भीड़ में बेटा ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं है ना, उन्होंने 10वीं में 9वीं में पढ़ाई की है, ना वो अभी पढ़ना चाहते हैं और ना वो आगे किसी को पढ़ने भी देना चाहते हैं। ये मॉड्यूल का मैंने होमवर्क दिया है, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस हो जो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप छोड़ देना। जिनके पास मॉड्यूल्स नहीं है चिंता मत करो बेटा, आपको कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम डीपीपी नहीं दिए, क्योंकि बेटा हर क्लास में उतना टॉपिक सफिशिएंटली कवर नहीं होता। हम आपको इतने बेसिक से पढ़ाते हैं, इतने कम टॉपिक्स पढ़ाते हैं कि हर टॉपिक का बेटा 2-4 क्वेश्चन देने का तो कोई मतलब नहीं है ना बेटा। तो कभी डीपीपी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आप अगर डीपीपी के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट इज सफिशिएंट। अगर आपके पास मॉड्यूल की बेटा पीडीएफ भी है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो कोई लोड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम हमेशा आपको हर चैप्टर के बाद पीवाईक्यूज भी कराएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगी, तो तुम लोड मत लो, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। तो तुम्हें नहीं लोड लेना है बेटा कि मैम ये नहीं करेंगे तो क्या नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे थैंक यू बोलने से पहले 1-2 बातें बोल दूं। ठीक है, जो जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा है वो अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें एक्चुअल में पता चलता है कि बेटा क्लासेस कैसी चल रही हैं। ठीक है, नहीं पढ़ाओ एनसीईआरटी क्या होता है, क्यों पढ़ाओ एनसीईआरटी अभी मैं क्लास में तुम्हें, तुम जो इतनी बेटा स्पैम कर रहे हो, टाइम हो गया है, छुट्टी कर दो, फलाना कर दो, इस एटीट्यूड से डॉक्टर नहीं बना जाता। पहले मैं आप लोग को ये समझा दूं, 20-25 लाख लोग बेटा एग्जाम देते हैं। ठीक है, और सीट्स होती है few thousands में, गवर्नमेंट मेडिकल सीट। और क्यों इतने सारे बच्चे एग्जाम देने के बावजूद उसमें से सिर्फ बेटा कुछ बच्चे फिल्टर होके सिलेक्ट हो पाते हैं, वो कारण आपको आपके खुद के कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा।
ये जो एटीट्यूड से आप पढ़ते हो, मैं लगातार देख रही हूं, मैं इग्नोर कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा मैं देख नहीं रही हूं। मैम डीपीपी क्यों नहीं आई है, मैम एनसीईआरटी रीड करा दो, मैम मैं पहली क्लास आया हूं, मैम पिछले 2 क्लास का बता दो, मैम ये नहीं हो रहा है, मैम मॉड्यूल कहां मिलेगी, मैम ये नहीं। तो आप कैसे फोकस कर सकते हो अगर आप इतना टाइप कर रहे हो? आप कैसे फोकस करोगे अगर आपकी उंगलियां इतनी चल रही है? आप फोकस कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकती कि आप क्लास में ध्यान से पढ़ रहे हो, मैं नहीं मान सकती ये बात। एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट decides whether the student is going to crack the examination or not. I am the same teacher teaching thousands and lakhs of student beta. Even the whole teacher जो आपके अर्जुना में पढ़ा रहे हैं, सब आपको एक बराबर पढ़ाएंगे. But what is going to create a difference is your attitude. And your attitude in the comment section is actually showing me कि आप क्या attitude, क्या intention से पढ़ने के आए हैं. हमें भी disturbing होता है. मैं आज फॉर द वन लास्ट टाइम आपको एड्रेस कर रही हूं. मैं क्लास में इसे एंटरटेन भी नहीं करती क्योंकि मुझे पता है 90 से 95% बच्चे पढ़ने के लिए आए होते हैं. और मैं अगर बेटा बीच में स्पैमर्स की वजह से जो भी फालतू की बातें कर रहे हैं, अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊं तो उन बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? लेकिन बेटा फिर भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और मैं बोल ही सकती हूँ एज अ टीचर की पढ़ाई पे फोकस करो. आप तो इस चीज की सरदर्दी ले रहे हो, मॉड्यूल सॉल्व करा दो. मैम होमवर्क क्या है, मैम डीपीपी का है, मैम पहले 2 क्लास, मैम बाद के 2 क्लास, मैम ये एक्स्ट्रा. कुछ बच्चे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछ के एकदम स्मार्ट बनते हैं, है ना? तो बेटा नहीं यार, मैंने पहले दिन में बोला था ये निशाना जो है ना बेटा, ये निशाना सही दिशा में तभी लगेगा बेटा जब आपका टारगेट क्लियर होगा. और इस टारगेट में ना बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी. उसमें से एक ये भी है. अतिरिक्त के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में आप क्लास पे फोकस नहीं कर पाओगे. फोकस इन द क्लास बेटा, आई प्रॉमिस यू. अगर आप फोकस, और बेटा बस 1-2 हफ्ते की बात है, सब सेटल डाउन हो जाएगा. मैं भी लंबी सांसें भर के पेशेंस के साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है 1-2 हफ्ते में. ये सारे बच्चे जो पढ़ के नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सब चाहिए अभी बता दो, ये बता दो, ये चैप्टर एनसीईआरटी में है ही नहीं. ठीक है, तो बस बढ़िया से पढ़ाई करो. ठीक है, हम कल मिलते हैं बेटा. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा. पूरा बेटा अच्छी तरीके से रिवाइज करके आना. मैं आपको 1 शॉट में समाप्ति एक्सप्रेस से कल बेटा सारी चीजों को रिवाइज भी कराऊंगी. जो एनसीईआरटी का होमवर्क दिया है उसे भी बेटा मैं आपकी क्लास में खुद रीड कराऊंगी. कल हम एपिथेलियम को समाप्त कर देंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नहीं अब कल सॉन्ग होगा 2 क्लास में एक सॉन्ग. ठीक है, कल कुछ एक आधा पोल जो आपको मन कर रहा है करने के लिए वो भी हम कंडक्ट करेंगे. बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, टाइम वेस्ट मत करो. बहुत जल्द तुम लक्ष्य में आ जाओगे. प्लीज इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो बेटा. अगर तुम्हें बिना ड्रॉप लिए डॉक्टर बनना है बेटा, एक एम होना चाहिए, बिना ड्रॉप लिए मुझे डॉक्टर बनना है यार. मेरे पास बहुत अच्छा चांस है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, मेरे पास है वो चांस और मैं उसको बिल्कुल ग्रैब करूंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल बेटा टुमारो. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू.